नहीं, समानता हमारी चाह है ही है, और उस समानता की चाह से हम मुक्त ही नहीं हो सकते। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि समानता की चाह है क्यों हमारे अंदर। अगर समानता की चाह बनी हुई है या सुख की भी चाह बनी हुई, तो क्यों बनी हुई है? अभी हमने ये समझा कि सुख की चाह बनी, अभी हमने ये समझा कि समान की चाह बनी, अभी हमने ये चाह, ये सारी चाहें बनी, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये क्यों बनी। ऐसी समानता की भी चाह हमारे अंदर है, वो क्यों है उसको आगे से धीमे से खोलेंगे। क्योंकि समानता की चाह है, तो फिर हमने समानता की चाह कहाँ ढूंढनी शुरू कर दी? हर जगह ढूंढनी शुरू कर दी। अब समानता की चाह ढूंढी, और जहां पर समान हो नहीं सकते वहां पर समान, तो जहां समान हो सकते हैं वहां समानता हमें समझ नहीं आई, और जहां समान हो नहीं सकते वहां समानता ढूंढनी शुरू कर दी। तो फिर ये समानता ढूंढनी शुरू कर दी कि भाई तुम्हारी मूंछ है तो मेरी क्यों नहीं, तो फिर मैं मूंछ भी उगाऊंगा। तो फिर तो कई तरीके की समानताएं होने लग गई। तो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो हम एक व्यवस्था में रह रहे थे, और व्यवस्था में रह रहे थे तो एक व्यवस्था में रहेंगे तो निश्चित रूप से कई इकाइयां होंगी। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी व्यवस्था इस पूरे अस्तित्व की, अगर सबसे छोटी व्यवस्था देखेंगे तो क्या है? सबसे छोटी व्यवस्था अगर पूरे इस अस्तित्व की है, इस चीज की, वो वहां इनके पास होगी, तो वहां ऑफिस में रखी होगी। देखो, इस अस्तित्व की अगर सबसे छोटी व्यवस्था कहीं कोई दिखती है तो वो कौन सी दिखती है? हाइड्रोजन का एटम। उससे छोटी कोई नहीं, सबसे छोटा वही है ना, उससे छोटी कोई व्यवस्था नहीं। तो सबसे छोटी व्यवस्था अगर हमको कोई दिखती है तो हाइड्रोजन का एटम दिखता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम भी बन रहा है तो उसके अंदर भी दो हैं। उसके अंदर भी कितने हैं? दो हैं। तो इसका मतलब दो से कम पे कोई भी व्यवस्था दिखती नहीं। व्यवस्था है मतलब कम से कम दो हैं। तो यहां से ये समझ में आता है कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। अस्तित्व में एक भी काम अकेले में नहीं हो नहीं सकता, एक भी अकेले में नहीं है। एक हाइड्रोजन का एटम भी दो से बना हुआ है, और एक हाइड्रोजन का एटम भी अकेले नहीं रह सकता। तो यहां से हमको दिख के आता है, समझ में आता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। यहां पर कुछ भी अकेले में नहीं है, कुछ भी अगर है तो व्यवस्था के रूप में है। व्यवस्था के रूप में है तो इसका मतलब है दो इकाइयां हैं, कम से कम उसमें है। अब जब दो इकाइयां हैं तो हाइड्रोजन में अगर दोनों एटम बोलने लग जाए, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर दोनों चीजें बोलने लग जाए कि मैं न्यूक्लियस में ही रहूंगा, और दूसरा बोलने लग जाए कि मैं तो समान हूं, मैं तो बाहर पेरीफेरी में रहूंगा, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो उन दोनों में से किसी एक को स्वीकारना पड़ेगा कि मैं न्यूक्लियस में रहूंगा, किसी एक को स्वीकारना पड़ेगा कि मैं पेरीफेरी में रहूंगा, तभी जाके वो बनेगी। तो अब इसको समानता से कहोगे तो बात नहीं बनने वाली। तो क्या बोलेंगे? एक लक्ष्य में समान, एक लक्ष्य में इंपॉर्टेंस के रूप में समान, लेकिन भूमिका के रूप में अलग अलग। तो जब हमने अपने आप को भूमिका में समान मानने लग गए, अब भूमिका में समान कैसे हो सकते हैं? आप एसएसटी के टीचर हैं, ये मैथ्स के टीचर हैं, अब ये भूमिका में समान मानने लग गए। तो भूमिका में जब हमने समान मान लिया तो वहां से सारी लड़ाइयां होने लग गई, ठीक है। और लक्ष्य अगर एक समान हो गया तो हमारा है ही एक लेवल लक्ष्य हो गया। तो जितनी भी हमारी झंझट है, वो झंझट हमारी है ही दो तीन चीजों को लेकर के। जैसे अगर हम इस बात को देखें, अगर थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि ये दर्शन जो सबसे अच्छी बात करके देता है, ये दर्शन इतनी गहराई में बात कर देता है और इतनी गहराई तक आपको सोचने का मौका दे देता है कि आप समझ पाते हैं आखिर ये चीजें हो रही तो क्यों हो रही। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्यों लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, अगर इस बात को गहराई में सोचो तो अगर मैं इससे पूछूं तान्या से तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो ये बता नहीं पाएगी, लेकिन ये कहेगी मैं नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? है हाँ, बताओ क्या रीजन है, बताओ, सोच के देखो। हाँ, कहने का मैं बताऊं है क्या, बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि अभी हम एक साथ रह रहे हैं, तो हम क्यों रह रहे हैं एक साथ, हमको ये भी देखना पड़ेगा। हम एक साथ रह रहे हैं केवल तीन कारणों से। क्या? इतनी कहानी है हमारे एक परिवार की, सोच के देखो, केवल इतनी कहानी है, चौथी कोई कहानी नहीं, केवल इतनी। बहुत ज्यादा जोड़ दो तो मनोरंजन जोड़ लो, वरना बस इतनी कहानी। भय, भोजन, प्रजनन, इन तीन चीजों के लिए हम एक साथ हैं एक छत के नीचे।
और इन तीन चीजों के लिए तो जानवर भी हैं। तीन ही चीजों के लिए हम एक साथ हैं, या तो भय कि भाई अकेले रहेंगे तो क्या होगा। अब आदमी कहता है कि हम पता है 6 भाई हैं और 6 भाइयों के 6 लड़के हैं, तो अब क्या कर, अब उससे क्या हो जाता है, उससे शक्ति केंद्रित शासन है। अब हमसे कोई नहीं बोलेगा, 6 भाई हम खुद में हैं, 4 हमारे चाचा के भाई और हैं, हमारा परिवार ही खड़ा हो जाता है तो 32 लोग हो जाते हैं। तो पहला भय, दूसरा भोजन। अब एक्चुअली हम आए भी नहीं तीन चीजों के लिए, आज हमने क्या कर रखा है, हमने बस इसको बड़ा कर दिया। जो जानवर रह रहे थे हमने इसको बढ़ा करके भोजन को हटा करके क्या किया, आहार, आवास, अलंकार। तो अभी हमारे और आपके साथ रहने का क्या कारण हुआ, भय, प्रजनन, आहार, आवास, अलंकार। अब बताओ पांचवी कोई चीज अगर दिखती हो तो, बाकी सब अपेक्षा में है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार होगा, अपेक्षा में है। माँ बाप के बेटे के बीच में सम्मान होगा, अपेक्षा में है। अलंकार मतलब जो हमारी डेली यूज की चीजें हैं, खाने, हमारी डेली यूज में जितनी भी चीजें यूज हो रही है, कपड़े हैं, हाँ कपड़े हैं, हमारे जो जितनी भी चीजें हैं, हमारा साधन। अलंकार का मतलब हमारी रोजमर्रा का साधन। आहार, आवास और अलंकार, एक बार फिर गहराई से सोच के देखो, गहराई से अगर सोच के देखो तो परिवार में क्यों है, या तो भय के कारण है, या तो आहार, आवास, अलंकार के कारण है, और या तो प्रजनन के कारण है। इसके अलावा कुछ और परिवार में कहीं उद्देश्य नाम की चीज दिखती नहीं दिखती। तो इससे पहले गंगेश्वर सर क्या होता था, इससे पहले एक महिला को किसी पुरुष का शरण लेना ही पड़ता था इन तीन चीजों के लिए। एक महिला को इन तीन चीजों के लिए किसी पुरुष की शरण लेनी ही पड़ती थी, वरना वो अपनी जिंदगी नहीं चला सकती थी। एक पुरुष को भी एक महिला की शरण लेनी ही पड़ती थी, वरना उसको भोजन नहीं मिलता। स्विगी नहीं था, जोमैटो नहीं था, करता तो करता क्या। एक पुरुष को इन्हीं तीन चीजों के लिए एक महिला की शरण लेनी पड़ती थी, और एक महिला को इन तीन चीजों के लिए पुरुष की शरण लेनी पड़ती थी। इसलिए क्वेश्चन ही नहीं था कि शादी क्यों करनी, हो जाती थी। तीन चीजों की कमी थी। आज मुझे बताओ, इन तीन चीजों के लिए कहीं जाने की जरूरत है? अब बताओ, एक लड़की खुद ताइक्वांडो जानती है, तुम क्या बचाओगे, तुमको बचा लेगी वो, तुम क्या बचाओगे उसको। आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है, अब किसी लड़की को अकेले रहने में कोई डर है? आज से 40 साल पहले अगर कोई अकेली लड़की रहती तो उसको कैसे देखा जाता? आज को डर है, लड़की जाती है बैंगलोर में रहती है, क्या ही समस्या, नहीं शादी करती, कोई भय नहीं। भोजन के लिए, भोजन मतलब आहार, आवास, अलंकार, खुद कमाती, तुम क्या दोगे उसको? आहार, आवास, अलंकार उसके पीछे, और प्रजनन टिंडर चलता ही है, लिव इन रिलेशन चली रही है, और नहीं तो आप गोद बच्चा ले ही सकते हैं। देखो सुष्मिता सेन ने लिया ही है। मुझे बताओ, इसमें किस चीज के लिए वो किसी एक आदमी के साथ में पूरी जिंदगी रहने का वादा करे? किस कारण करे, वो कारण तो बताओ, क्यों करे? समाज से फर्क नहीं पड़ता। किसको पड़ता है समाज से फर्क? ना आपको पड़ता है, और जिसको पड़ता होगा वो कर भी लेता होगा। आजकल ज्यादातर बच्चों को समाज से फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, बात खत्म हो गई जी। लेकिन पड़ेगा ही पड़ेगा, सोचेगा ही भाई। इसकी व्यवस्था जब तक नहीं थी, बात समझो, मेरे पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, तो हम आपके घर के फोन को यूज करने आते थे। आपके घर में घंटी बजती थी, वेद सर के घर में फोन लगा था, हम सब लोग जाते थे। अफरोज सर के घर में टीवी था, रामायण देखने हम सब लोग जाते थे। आधी मेरे पास मेरा टीवी, तो अफरोज के सर में हम घर में क्यों जाए, नहीं जाते। तो भाई जब ये नहीं थी तब दो लोग मिल जाते थे। आज जब ये चीज, भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिकल है। मुझे बताओ क्यों एक लड़की क्यों शादी करे? ये तीन चीजें के लिए शादी तुम करवा रहे हो उससे, और ये तीन चीजें तो उसके पास है। अब तुम कह रहे हो तुमको पति से प्यार मिलेगा, उसकी तो गारंटी नहीं, उसकी कहां गारंटी? इन्हीं चीजों को इमोशंस का नाम नहीं देते हैं। इमोशंस तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। इमोशन से इसका क्या मतलब? इमोशन का मतलब तो हम बोलेंगे भाई हमारा प्यार है, हमारा सम्मान है, हमारा भाव है, वो सारा हो गया। लेकिन कितना हम खाना खा ले कि मेरा इमोशन सही हो जाए? नहीं हो सकता। कितना खाना पका ले, कितना खाना खिला दे कि पति पत्नी के बीच में प्यार हो जाए? नहीं हो सकता। कितना अच्छा सेक्स हो जाएगा कि प्यार हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन सब चीजों तो मतलब ही खत्म है। तो इन सब चीजों के कारण हम शादी के लिए करते थे। तो आज की मेरे बताओ, क्यों शादी, क्यों एक लड़की इन तीन चीजों के लिए आपकी गुलामी करे? क्यों करे? नहीं करती।
क्योंकि उद्देश्य तो पता ही नहीं। जब उद्देश्य ही क्लियर नहीं होता तो फिर करे ही क्यों। तो आगे चल के हम लोग किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी बात कर पाएंगे कि शादी करनी है तो क्यों करनी, आखिर उद्देश्य भी क्या है शादी का। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग आएंगे तो हम लोग इस बात पे बात कर पाएंगे। तो बातों बातों में चली तो बातों बातों में बात ये आ गई कि भाई हमको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि जो भी चल रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा देखें, क्या होता है इसका बराबर 4 होता है। ठीक है, 2 + 2 = 4। किसके किसके लिए, सबके लिए होगा, कोई मतलब ही नहीं होता। अब हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं, ठीक है। अब ये गलत है कि सही है, गलत है कि सही है, गलत है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं गलत वर्सेस समस्या। ये गलत है कि नहीं है, लेकिन क्या ये समस्या है, नहीं है। ये गलत है कि नहीं है, लेकिन क्या ये समस्या है, नहीं है। ये गलत है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन ये समस्या है, नहीं। ये गलत है, लेकिन क्या ये समस्या है, नहीं। ये गलत है, समस्या है। तो ये समस्या है, ये सब समस्या है कि समस्या का प्रभाव है। अब बताओ हम इससे लड़ें तो कितनी बात बनेगी, नहीं बनेगी। तो हम गलती से नहीं, हम समस्या से नहीं गलती से लड़ रहे हैं, और जब समस्या से नहीं गलती से लड़ेंगे तो तुमको गलत काम करना पड़ेगा। फिर थप्पड़ का बदला थप्पड़ से, अपराध का बदला अपराध से, युद्ध का बदला युद्ध से, और डर, लालच, आस्था, ये 3 चीजें लानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हम लड़ किससे रहे, समस्या से नहीं, समस्या के प्रभाव से लड़ रहे हैं। अब हम, बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, यह समस्या है कि किसी समस्या का प्रभाव है, प्रभाव है। अब प्रभाव से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, यही बात हो गई। प्रभाव अपने आप में कोई चीज है कि प्रभाव किसी चीज का अभाव है। अब इस प्रभाव से लड़ेंगे तो क्या होगा, हो ही रही है, दिन पर दिन हम समस्या के प्रभाव से लड़ रहे हैं। समस्या का प्रभाव मतलब किसी चीज का अभाव, किसी चीज का अभाव है मतलब कोई खाना खा ली है, हमने उसको क्या मान लिया, समस्या मान लिया। अब बताओ बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता, यह समस्या है कि समस्या का प्रभाव है, समस्या का प्रभाव है। यह गलती है कि समस्या है, यह गलत है बच्चा, समस्या थोड़ी ना ये है। अब अगर ये समस्या नहीं तो क्या हम इससे लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। अब अगर हमने इसका अस्तित्व मान लिया, किसका अस्तित्व मान लिया, कि बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता, यह समस्या थी ही नहीं, किसी के अभाव के रूप में यह अव्यवस्था में दिख रही थी, और हमने क्या लड़ना शुरू कर दिया कि तुम होमवर्क करो। अब अगर हम इस समस्या से लड़ेंगे जो समस्या ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो क्या होगा, डर, लालच, आस्था, फिर क्या आएगा, आपको डिप्रेशन आएगा, और बच्चे को रिग्रेशन आएगा। वो रिग्रेट में जाएगा, वो रिग्रेशन में जाएगा, आपसे विरोध में जाएगा, अग्रेशन में जाएगा, और आप डिप्रेशन में जाएंगे। यही हो ही रहा है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा बहुत गहराई से कि आखिर हम जिस चीज से लड़ रहे हैं वो समस्या है कि समस्या का प्रभाव है, और हम समस्या के प्रभावों से लड़ते चले जा रहे हैं, और समस्या हमको समझ नहीं आ रही। तो हम लोग कहां थे? तो जब तक हमको समझ नहीं आएगा कि आखिर शादी करनी क्यों है, तब तक अब शादियां चलेगी नहीं बहुत ज्यादा दिन। जैसे सर बता रहे थे उस दिन, किसी ने लिखा कि मैं चड्डी नहीं धोऊंगी, होगा ही होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये चीज मेरे पास भी और ये चीज तुम्हारे पास भी, हम लोग साथ किस लिए आए हैं, किसी उम्मीद में कि प्यार मिलेगा। प्यार की तो पक्का पता नहीं, प्यार का तो पक्का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तंग तुम कर सकते हो, तो जिस चीज से तंग कर सकते हो वो लिख के दे दो पहले। प्यार तो तुम दे पाओगे नहीं दे पाओगे नहीं पता, तंग तुम कर सकते हो, तो पहले तंग वाली चीज लिख लें। और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ शादी एक बंधन माना जाता है, और वेस्टर्न कल्चर में शादी एक ठीक बना दी। तो उसके प्रभाव में ज्यादा एडवांस लेवल पे आने के कारण वो वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं होता, ये लिविंग रिलेशनशिप है वो उसी का प्रभाव है।
इंफॉर्मेशन आने से सही का तो पता नहीं, और गलत गलत के बहुत ढेर सारे आते चले जा रहे हैं, तो उसमें से चुन ले रहे हैं क्या सुविधाजनक है, उसमें से हम सुविधाजनक चुनने की कोशिश कर दे रहे हैं। तो हमको लगा वो वाला ज्यादा सुविधाजनक है कि जब चाहो साथ आ जाओ, जब चाहो अलग हो जाओ, ठीक लगे तो साथ, नहीं ठीक लगा तो गलत, क्योंकि यहाँ तो बंध गए तो 7 जन्म के लिए बंध गए। कोई बैक गियर है, कंट्रोल जेड है, होते ही नहीं, यहाँ कंट्रोल जेड होता नहीं, तो वो कंट्रोल जेड वाला प्रोग्राम हमको ज्यादा ठीक लगा। तो वो गलती भी नहीं भाई, हम देख ही रहे हमारी शादी यहाँ कैसी चल रही है, तो उस शादियों को चलने में अगर 2 लोग आपस में लड़के मर जाएं, उससे बढ़िया अलग ही हो जाए, फिर उससे तो बढ़िया यही समझ में आता है। ठीक है, क्या है? तो ये दोनों एक ही बात है कि अलग है? ये तो बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों ही अलग अलग चीजें। अब देखना पड़ेगा कि हम फंसे किसमें, अच्छे लगने में कि अच्छे होने में। मनोरंजन का मतलब अच्छा लगना कि अच्छा होना? अच्छा लगना। और समाधान का मतलब अच्छा होना। समाधान का मतलब अच्छा होना। तो अगर आपको, हम सुख की ही बात कर रहे थे, हम लोग अभी तक सुख की ही बात कर रहे थे, तो सुख को हम लोग हर एक दिन सुख को हम लोग नए डायमेंशन से समझ रहे हैं। तो हमने अभी तक सुख को क्या देखा था? सुख बराबर व्यवस्था, सुख बराबर व्यवस्था, सुख बराबर स्वीकृति। व्यवस्था में है, व्यवस्था हम ही हमको स्वीकार है, अव्यवस्था हमको स्वीकार हो नहीं सकती। तो व्यवस्था बराबर सुख, अव्यवस्था बराबर दुख। व्यवस्था है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? व्यवस्था का समाधान। तो समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। तो अभी क्या है? अभी सूत्र क्या है? सूत्र है सूत्र क्या है? क्या है सर? सूत्र क्या है? एक्टिव रहेंगे हम लोग क्लास में। क्या सूत्र है? आप इधर आ जाइए, नहीं दिख रहा तो आ जाइए, मतलब उसमें बच्चे को कहना ना पड़े, बच्चा अपने आप में इतना जिम्मेदार हो कि वो नहीं दिखे तो आ जाए। क्या सूत्र है? समाधान से सुख। समाधान से सुख का मतलब क्या हुआ? देखते हैं। देखो, पॉटी करने में कोई सुख है? नहीं है, जाते ही हैं डेली, लेकिन 10 दिन से पॉटी ना आई हो तो इस समय पॉटी प्रक्रिया थी कि समाधान था? डेली प्रक्रिया होती है, और 10 दिन से पॉटी ना आई हो तो पॉटी क्या हो गई? समाधान हो गई। तो सुख आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? आहा, मजा आ गया आज, आज मजा आ गया। मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा है, मेरे सामने खाना है। मैं 1 घंटे से भूखा हूं, मेरे सामने खाना है। मैं 1 दिन से भूखा हूं, मेरे सामने खाना है। मैं 1 हफ्ते से भूखा हूं, मेरे सामने खाना है। क्या अंतर है चारों में? तो 1 हफ्ते से भूखा हूं तो फिर ज्यादा सुख है कि नहीं सुख है? क्यों ज्यादा सुख है? क्योंकि समाधान था। तो सुख, बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से बात को समझिएगा, सुख किसी वस्तु में नहीं है। सुख किसी, जब हमने बोला समाधान बराबर सुख, व्यवस्था बराबर सुख, तो व्यवस्था तो कुछ वस्तुओं से ही मिलकर बन रही होगी, और यहां से एक बात चली जा रही है, कहीं ना कहीं चली जा रही है कि वस्तु में सुख नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? जिंदा रहने में क्या बोल रहे हैं? वस्तु में सुख नहीं है। देखो कितना गलत भ्रम चला जा रहा है। इधर जब हम बोलते हैं जिंदा रहना, तो हम क्या बोलते हैं? वस्तु में सुख नहीं। वस्तु तुम चाहे जितनी ले लो, तुम मकान चाहे जितना बड़ा बना लो, तो एक तरफ हम बोलते वस्तु में सुख नहीं, एक तरफ हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था में सुख है। अरे व्यवस्था मतलब क्या हुआ? कुछ वस्तुओं की उपयोगिता पूर्वकता। तो अगर व्यवस्था आएगी तो वही तो वस्तु से ही आएगी। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर गया कि नहीं कर गया? है या ना? व्यवस्था जब बात करें तो घर की व्यवस्था में वस्तु नहीं आएगी क्या? घर की व्यवस्था में वस्तु आएगी कि नहीं आएगी? तो ये कॉन्फ्लिक्ट जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखता है बताओ? क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखा सर? कुछ कनेक्ट है? 2 दिन का कुछ वीडियो देखे नहीं देखे? कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम लोग एक तरफ बता रहे हैं कि हमारी समस्या यही रही कि हमने वस्तु में सुख देखा, हमने देखा कार में सुख, हमने देखा बेड में सुख, हमने देखा पैसे में सुख, हमने देखा इसमें सुख, हमने कभी टोपी में सुख मान लिया, कभी इसमें सुख मान लिया। तो एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं? वस्तु में सुख नहीं है, वस्तु में सुख नहीं है। वस्तु में जाओगे तो सुख क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु में अगर तुम जाओगे तो वो जिंदा रहना है, जिंदा रहना हो जाएगा। जिंदे रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। लेकिन जब हमने बोला जीने में,
तो जीने में भी यही निकल के आया कि जीना व्यवस्था से होगा, और व्यवस्था हमको समझ में आए मिनिमम 2 इकाइयां, तो किसी भी व्यवस्था में मिनिमम 2 वस्तु तो चाहिए ही होंगी। तो एक तरफ कह रहे वस्तु में सुख नहीं और एक तरफ कह रहे वस्तु में ही सुख है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट नजर आया? कुछ समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ में आएगा तो उत्तर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा नहीं। कायदे में ये प्रश्न अब तक आ जाना चाहिए था, ये प्रश्न अपने आप आ जाना चाहिए था, तो इसका उत्तर देने में ज्यादा मजा आता। लेकिन चूंकि ये प्रश्न आया नहीं, तो ये प्रश्न मुझको खोद के निकालना पड़ रहा है, प्रश्न मुझे आपके अंदर डालना पड़ रहा है। क्या प्रश्न डाला? क्या कॉन्फ्लिक्ट आया? कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया? क्या समझ में आया कॉन्फ्लिक्ट? अव्यवस्था भी वस्तुओं का संकलन है, व्यवस्था भी वस्तुओं का संकलन है। इसका मतलब वस्तु, हाँ, अभी तक हुआ क्या? अभी तक हमने सुख के नाम पर सबको छोड़ दिया, परिवार छोड़ो, कपड़े छोड़ो, पेड़ छोड़ो, खाना तक छोड़ा भैया, खाना तक छोड़ा। तो फिर मतलब क्या समझ में आया? मतलब समझ में आया, अभी के लिए बात समझ में आई कि वस्तु को छोड़ नहीं सकते। व्यवस्था मतलब वस्तु, और मैं जिंदा हूं तो मेरे शरीर को कोई ना कोई वस्तु चाहिए ही होगी, और व्यवस्था कि मेरे शरीर तो होगा ही होगा, परिवार होगा ही होगा, और परिवार व्यवस्था होगी तो कोई सामान होगा ही होगा। तो इसका मतलब सुख किसमें है? सुख किसमें है? अब देखो, समाधान बराबर क्या? समाधान बराबर सुख। और समाधान का मतलब क्या? समाधान का मतलब है किसी व्यवस्था में जितनी इकाइयां हैं, उन इकाइयों की आपस में, एक व्यवस्था को पहचान कर इकाइयों का आपस में अंतर संबंध में पहचान जाऊं। क्या पहचान जाऊं? किसी भी व्यवस्था में इकाइयों का मैं अंतर संबंध पहचान जाऊं। अंतर संबंध पहचानते ही उनके बीच में कार्य संबंध को पहचान जाऊं, और कार्य संबंध को पहचान जाऊं, और सभी कार्य संबंध को पहचान करके अपनी भूमिका का निर्वहन कर ले। व्यवस्था आ गई। तो पहले क्या आएगा? व्यवस्था को पहचानना, फिर अंतर संबंध को पहचानना, फिर कार्य संबंध को पहचानना, फिर अपने अपने भाग का निर्वहन करना। समानता की बात खत्म, उपयोगिता पूरकता आ गई। अब हो क्या रहा है? देखो, हो ये रहा है कि मैंने एक व्यवस्था सोची, और किसी व्यवस्था में ही किसी इकाई की कोई उपयोगिता होगी। मैंने व्यवस्था सोची कि यार मुझे सम्मान चाहिए, और उस व्यवस्था में मैंने इकाई की उपयोगिता क्या समझी? कार की उपयोगिता समझी, और कार को मैं ले आया। वो व्यवस्था ही काल्पनिक थी, तो उसकी इकाइयां भी काल्पनिक थी, इकाइयों की उपयोगिता पूरकता भी काल्पनिक थी। तो वो इकाई आई तो उस उपयोगिता ने वो व्यवस्था बनाई, व्यवस्था काल्पनिक थी तो व्यवस्था ही नहीं बन सकती थी। तो अब कार समाधान बचा? समाधान ही नहीं बचा, तो कार क्या बचा? वस्तु बचा। समझ में आई बात? लेकिन अगर मुझे यह समझ में आए कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है मुझे 11 किलोमीटर डेली जाना पड़ता है, 11 किलोमीटर डेली जाना पड़ता है, तो अंतर संबंध कार के साथ समझ में आया, और कार के साथ कार्य संबंध समझ में आया, तो कार कब तक सुख देगी? जब तक हम चलेंगे उससे। तो क्यों कोई वस्तु हमको सुख नहीं देती और कोई वस्तु हमको सुख दे सकती? तो इसका मतलब, हाँ, अंतर संबंध और कार्य संबंध को समझना है। इसका मतलब क्या समझ में आया? मतलब हमको यह समझ में आया कि हम किसी चीज का अगर मूल्यांकन सही नहीं कर पाएंगे तो हम भ्रम में रहेंगे, फिर हम किसी का अधिमूल्यन करेंगे, किसी का अवमूल्यन करेंगे, और किसी का निर्मूल्यन करेंगे। कार को जब हम लेके आए तो कार उस व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं थी कि मुझे सम्मान मिल जाए। वस्तुएं गौण नहीं होंगी, वस्तुओं के प्रति मेरा मूल्यांकन सही हो जाएगा। वस्तुएं गौण कैसे हो जाएंगी? लेकिन अब मुझे यह समझ में आएगा, सम्मान की मुझे व्यवस्था समझ नहीं आती, तो सम्मान की मुझे व्यवस्था समझ नहीं आती, तो सम्मान की मैंने अपने आप में व्यवस्था एक बना ली। उस व्यवस्था में मैंने अपना अंतर संबंध बना लिया कार के साथ, कार्य संबंध बना लिया कार के साथ, और कार को ले आया। अब कार को ले आया, वो तो काल्पनिक संबंध था, कार की उपयोगिता थी ही नहीं कि मुझे वो सम्मान दे दे, तो व्यवस्था चूर हो गई। व्यवस्था चूर हो गई तो कार 2 दिन के बाद मुझे ये वाली कार नहीं, कोई और कार चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है मेरी व्यवस्था काल्पनिक में वो वाली कार सम्मान देगी, अब मेरी काल्पनिक व्यवस्था में वो वाला मकान मुझे सम्मान देगा। अब काल्पनिक व्यवस्था में, तो इसका मतलब
हमने क्या, वही बात हुई कि हमने चीज की उपयोगिता पूरकता को नहीं समझा। तो बात यहां से क्या समझ में आई? वस्तु से सुख, सुविधा से सुख कि समाधान से सुख? समाधान से सुख। सुविधा से सुख नहीं है, वस्तु से सुख नहीं है, सुख किससे है? समाधान से। अब मेरी आंख खराब नहीं है, मुझे चश्मा मिल जाए तो कोई सुख है? आंख खराब है, चश्मा है तो सुख है। तो क्यों चश्मे में सुख है? क्योंकि चश्मा उस व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, तो अच्छा होना का मतलब, अच्छा होने का मतलब मेरे पास समाधान होना, और अच्छा लगने का मतलब मुझे लगा कि ये समाधान है। मेरी काल्पनिक व्यवस्था थी, काल्पनिक व्यवस्था में मैंने काल्पनिक अंदर संबंध पहचाने, काल्पनिक कार्य संबंध पहचाने, और किसी भी वस्तु की कोई भी उपयोगिता मानकर वो वस्तु ले आया, थोड़ी देर के लिए उपयोग किया, अच्छा लगा। जब तक वो व्यवस्था मुझे लगी इससे पूरी हो जाएगी तब तक तो ठीक लगा, उसके बाद खाली हाथ ठन ठन गोपाल। करेक्ट। यहां पर मेरी जरूरत से जुड़ी, यहां पर मेरी समस्या से जुड़ी, मेरे अव्यवस्था से जुड़ी, अब मेरी जो व्यवस्था होगी उससे जुड़ी। अब अगर कार की उपयोगिता सम्मान की होती तो हमको मिल ही क्या होता। अब केवल इतना खाना खाली रह गया कि सम्मान किससे, वो हम लोग आगे आएंगे। अभी हमको इतना समझ में आ गया कि अच्छे लगने का मतलब क्या हुआ? मेरी अपनी व्यवस्था, मैंने अपनी व्यवस्था सोची, अपनी व्यवस्था को सोचकर उसके अंदर इकाइयों से ही बनेगी, कुछ इकाइयां उसके अंदर इमेजिनरी हुई, उनके आपस में कार्य संबंध इमेजिनरी हुए, उनको लेकर के सब इमेजिनरी था तो कुछ हुआ नहीं। और यहां पर अच्छा होने का मतलब है मैंने समस्या को समझा, ये यहां गिरे आकर। अभी तक मैं यहां काम कर रहा था, कभी यहां काम कर रहा था, कभी यहां काम, अब मैंने यहां को समझा, मैंने समस्या को समझा, मैंने किसी चीज के अभाव को समझा, अभाव को समझा, भर दिया। ये वास्तविक होगा, जिसको मैंने कहा अस्तित्व माया स्वरूप, अस्तित्व नियम स्वरूप, यही माया है। तभी हमने कह, और तभी हमने, चूंकि मेरी व्यवस्था समझ नहीं आई तो हमने हर चीज को माया कहना शुरू किया। हमने कहा पूरी पृथ्वी माया है, फिर तो सब माया जैसा लग रहा है। माया है कि नियम पूर्ण है? कितनी नियम पूर्ण चीजें चल रही हैं, इनको माया कह देना तो पूरी प्रकृति का ही सम्मान हो गया। बताएं ना प्लीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि समाधान पूरा नहीं था। हम लोग इस बात को भी और गहराई से समझेंगे। अभी वही वाली बात निकल आई जो उस दिन आई थी कि ये चीज बदल गई तो क्या होगा। तो हमने कहा था इस चीज को मारना मत, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए बस रोक के रख लो। हम जरा एक बार व्यवस्था को समझ लेते हैं। अभी वही बात तो थी कि अभी मैंने इसको समझा, और थोड़ी जैसे जैसे 1962 में भारत में हरित क्रांति आई थी, 64 में आई थी, 66 में आई थी। 66 में हरित क्रांति आई थी तो बिल्कुल गलत बात नहीं थी। हरित क्रांति आई थी तो भैया हमारी जमीनें उपजाऊ बनानी थी, तो हमको पेस्टिसाइड लाने थे। उस समय का वो समाधान था। उस समय तो वैज्ञानिकों से कहा गया था कि आप उपज बढ़ाओ, वैज्ञानिकों को सिंपल बोला गया था उपज बढ़ाओ, उन्होंने उपज बढ़ाने का काम किए, समाधान था। आज वो समस्या आ गई। तो इसमें कहां प्रॉब्लम थी, इस बात को हम लोग समझेंगे। सुख बराबर दुख बराबर सुख कैसा चाहिए? तो स्वीकृति कैसी चाहिए? निरंतर। निरंतर दुख बराबर, हम लोग ज्यादा समय स्वीकृति में बने रहते हैं इसलिए ज्यादा समय, और नहीं तो कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम, यही चलता रहता है। स्वीकृति बराबर किसकी? व्यवस्था की स्वीकृति। अव्यवस्था की स्वीकृति नहीं हो सकती। देखो, मन व्यवस्थित बराबर मन सुख, शरीर व्यवस्थित बराबर शरीर सुख, परिवार व्यवस्थित बराबर परिवार सुख, समाज व्यवस्थित बराबर समाज सुख, प्रकृति व्यवस्थित बराबर प्रकृति में सुख। सिंपल सी बात है। तो सुख किसमें? व्यवस्था में। व्यवस्था को ही हम समझेंगे। क्या निकल के आया था? हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित और व्यवस्था में भागीदार है। ये बात हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, पहले हमने समझा था। और भागीदारी ही मेरा आचरण है। जैसे जैसे हम व्यवस्था में अपने आप को, जैसे आज सर ने मैसेज डाला, अभी देखो इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। सर ने मैसेज डाला आज सुबह, मैं देख रहा था वीडियो में मैसेज था कि बच्चे निकल रहे हैं और वहां पर टीचर नहीं। अब इसको अगर यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं तो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमको प्रेयर समझ में आती है, उस प्रेयर समझ में आती है तो उस प्रेयर की व्यवस्था में हम अपने आप को खड़े पाते हैं। और अगर उस व्यवस्था में अपने आप को खड़े पाते हैं
और अगर हम स्वयं में व्यवस्थित होते हैं तो व्यवस्था में भागीदारी, फिर मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीपी सर खड़े हैं कि, ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे, वो कहीं भी यही, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। उस व्यवस्था को मैंने समझा, उस व्यवस्था में मैंने अपने अंतर संबंध को समझा। किससे अंतर संबंध को समझा? बच्चे से अपने अंतर संबंध को समझा। अंतर संबंध को समझा नहीं जा सकता जब तक व्यवस्था समझ में ना आए। अगर व्यवस्था सही नहीं समझ में आई तो अंतर संबंध सही नहीं समझ में आया। तो व्यवस्था सही समझ में आया मतलब अंतर संबंध सही समझ में आया, अंतर संबंध सही समझ में आया मतलब कार्य संबंध सही समझ में आया, कार्य संबंध सही समझ में आया मतलब मैं व्यवस्थित और व्यवस्था में भागीदारी। अब अगर व्यवस्था निश्चित है तो भागीदारी निश्चित है कि निश्चित नहीं? निश्चित है। भागीदारी निश्चित है तो मेरा आचरण, आज हमें समस्या किस बात से? व्यक्ति से कि व्यक्ति के आचरण से? आचरण से भी है कि सुबह शाम बदलते आचरण से। इसका मतलब है उसके मन में सुबह शाम व्यवस्था बदल रही है, सुबह शाम उसका अपना रोल समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा तो वो कुछ भी कर जा रहा है। और होता ही है हमारे साथ। कल मुझको लगता था मैं ये करूं, आज मुझको लगता है मैं ये करूं, परसों मुझको लगता है मैं ये करूं, आज मुझको लगता है मैं इस वाले कंपटीशन का एग्जाम दे दूं, कल मुझको लगता है मैं उस वाले कंपटीशन का एग्जाम दे दूं। समझ ही नहीं आता। अगर मुझे समझ ही में आ जाएगा तो मैं इधर से उस कंपटीशन में जा पाऊंगा। आधे से ज्यादा सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हुए बच्चों से जब मैं पूछता हूं, जो तैयारी कर रहा है मान लीजिए पीसीएस की, और मैं उससे बोलूं एक बात बताओ, अगर आज तुमको टीचर की जॉब मिल जाए, टीचर प्रिंसिपल की, तो क्या ले लोगे? तो ऐसे सोचता है, ले तो लेंगे। और जो प्रिंसिपल की जॉब की तैयारी, जो टीचर की जॉब की तैयारी कर रहा है, उससे बोलो लेखपाल की मिले तो ले लोगे? ऐसे सोचेगा, ले तो लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पता ही नहीं मैं किस व्यवस्था का हिस्सा हूं। जब मैं पता ही नहीं किस व्यवस्था का हिस्सा हूं तो पूरे 25 साल जिसकी पढ़ाई की, पैसे कमाने की, वो देख रहा हूं, तो पैसे की व्यवस्था का हिस्सा हूं तो उस जगह से आ रहा है। समझ में आती बात? तो हमको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, डेली में बदल जा रहा हूं। भागीदारी बराबर आचरण। हम लोगों ने चेतना शब्द को बहुत सुना होगा, सुना है चेतना शब्द को, है ना? चेतना है, चेतना है, चेतना है। तो चेतना का मतलब क्या? तो देखो चेतना कैसे समझ में आएगा? अचेतन का मतलब पता है? अचेतन का मतलब, अचेतन का मतलब क्या हुआ? नहीं पता कि मैं हूं। जैसे अभी सी सेक्शन अगर होता है किसी महिला का तो क्या होता है? कर दिया जाता है उसको, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो पेट काट के बच्चा निकाल दिया जाता है, उसको पता चलता है नहीं। तो अभी वो अपनी बॉडी के प्रति चेती हुई कि अचेतन है? अचेतन। तो अचेतन का मतलब मेरे साथ कुछ भी घटित हो मुझे पता ना चले। तो एक स्तर हो सकता है कि मेरी बॉडी के साथ कुछ भी हो पता ना चले, और एक स्तर ये भी हो कि मेरे साथ कुछ पता चले ना हो। इसका मतलब मेरे पता होने का स्तर जितना जितना बढ़ता चला जाता है उतना ही मेरा चेतना का स्तर बढ़ता चला जाता है। अब चेतना का स्तर इतना भी हो सकता है कि मैं केवल अपने आप को जानता हूं, चेतना का स्तर इतना भी हो सकता है कि मैं कम से कम अपने पति पत्नी के रिश्ते को पहचानता हूं, चेतना का रिश्ता इतना हो सकता है कि कम से कम मैं परिवार के साथ पहचानता हूं, चेतना का स्तर यह हो सकता है कि मैं अपने मोहल्ले के साथ पहचानता हूं, देश के साथ पहचानता हूं, कि मैं अस्तित्व के साथ पहचानता हूं। तो संपूर्ण चेतना का स्तर मतलब क्या हुआ? अस्तित्व में अपनी भागीदारी को पहचानना। तो भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है अपने अपने भाग को जान लेना। भाग्य किसका खुलता है? जो अपने भाग को जान लेता है, पहचान लेता है, उसका भाग्य खुल जाता है। तो चेतना बराबर चेत जाना, आंखें खुल जाना। अब कितने स्तर की आंखें खुली? वो मेरी चेतना का स्तर। कोई बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा सभी लोग। क्या बोला? एम क्या है? बोलो। हाँ, एम है सिविल सर्विस की तैयारी करना। ठीक है। तो ऐसा है जैसे आपने कहा कि अगर वो जैसे मान लीजिए टीचर बन जाओगे या फिर कोई सर्टिफिकेट लेकर है, ठीक है, अगर उसके पीछे उसका एक रीजन रहा हो तो वो टारगेट तो वही है, उसका टारगेट है आईएएस बनना, आईएएस बनना। लेकिन अगर उसको कहीं से पैसे की कमी आ रही है और ये उसको छोटी नौकरी जैसे रेलवे में या एग्जाम में ले ले, कोई बुरा नहीं। हाँ, ले रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो अपनी पैसे की कमी को दूर कर रहा है, बाद में अपने टारगेट को पूरा कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब हो जा रही है जब अपनी जिंदगी की गाड़ी बदल ले रहा है। और मैं जब बोल रहा था जिंदगी गाड़ी बदलने वाली बात है, इस ट्रेन से जा रहे थे, पल्लर वाली ट्रेन में बैठ गए। लेकिन अभी हाँ, लेकिन अभी हम ये भी समझ लें, ये भी बहुत गहराई से इस बात को समझें।
नवीन सर को छोड़ा, हाँ छोड़ा। देखो एक चीज को बहुत ध्यान से समझे, और इस बात को अगर हमने समझ लिया तो मेरी जिंदगी में बड़ी राहत आ जाएगी। उद्देश्य मतलब एम मतलब टू गेट, उद्देश्य एम मतलब टू गेट, रोल जॉब मतलब टू डू। ठीक है, बात समझ में आती? मिश्रा सर, कुछ पाना होगा उसके लिए कुछ करना होगा। पाना कभी करना नहीं होता। क्या बोला? पाना कभी करना नहीं होता, पाने के लिए करना होता है। पाने के लिए करना, अगर कहीं भी कुछ करने की बात है तो उसका मतलब पाने की बात हो नहीं। करना कभी पाना नहीं होता, पाना कभी करना नहीं होता, पाने के लिए करना होता है। ठीक है, बात समझे? इस हाँ, ये पहले वाले डंडे, इसीलिए इस पे हमेशा क्यों आता है, इस पे हमेशा क्यों आता है। पाने वाली चीज पे कभी क्यों का क्वेश्चन नहीं बनता, पाने वाली चीज पे कभी क्यों का क्वेश्चन नहीं बनता। वो नियम की तरह सत्य होता है होता है। वो क्या होता है होता है। उसमें कभी क्यों का क्वेश्चन नहीं होता। क्यों का क्वेश्चन किस पे होता है? अभी फिर से बहुत गहराई से समझते हैं। एम कभी टू डू नहीं होता। जैसे अब मुझे बताओ, एम क्या था? क्यों बनना। अगर उसमें क्यों का उत्तर आ गया तो वो टू डू है, वो क्यों, वो एम नहीं। क्यों करना, आईएएस क्यों बनना, आईएएस बनना एम है या पड़ाव है? आईएएस बनना पड़ाव है, पड़ाव है। तो एम क्या है? एम का मतलब आईएएस बनने की। हाँ तो क्या करेगा ये तो बताओ। पहले तय करोगे, पहले आईएएस बनोगे, पहले क्या करना तय करेंगे, पहले आईएएस बनना तय करेंगे? क्या करना तय करेंगे। हाँ तो क्या करेगा वो? पहले तो वो आईएएस बनेगा तभी तो अपना। अरे तो पहले ठीक बात, परफॉर्म करना बॉटम टू टॉप और समझना टॉप टू बॉटम। ठीक, तो पहले टॉप टू बॉटम समझेगा तब बॉटम टू टॉप परफॉर्म करेगा, कि पहले सब्जी खरीद लेगा फिर डिसाइड करेगा मैं क्या बनाऊंगा, कि पहले डिसाइड करेगा मैं क्या बनाऊंगा तब सब्जी लाएगा? क्या ठीक है? तो पहले डिसाइड करेगा क्यों करना है, या पहले डिसाइड करेगा क्या करना है? पहले जैसे मान लीजिए उसके माइंड में एक गोल फिक्स है। क्या रोल फिक्स है? रोल गोल के प्रकाश में होता है कि बिना गोल के प्रकाश में होता है? गोल क्या है? सोच के देखो, आपको आईएएस करना है, आप मान लो, बताओ क्या गोल है? आईएएस करना। क्यों करना? क्यों आईएएस बनना है? कि आईएएस बन के मैं जो है वो कुछ जो है समाज के क्षेत्र में जो है ये करना है कि पाना है? ये पाना है। ये पाना है। पाना वाला काम करना नहीं होता, वो तो फिनिश पॉइंट होगा ना पाना। ये समाज के लिए कुछ करना है कि पाना है? इसके पीछे क्यों का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? हाँ बताओ। तो ये एम तो नहीं हुआ ना, ये एम तो नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? करना हुआ। क्यों करना है भाई? क्यों करना, क्यों करना भाई? करना इसलिए है हाँ। मतलब जैसे हम वो कुछ मतलब समाज के क्षेत्र में कुछ अलग से करना चाहते हैं। अरे अलग से क्यों करना चाहता भाई? उसको जो है आत्मसंतुष्टि मिली। आत्मसंतुष्टि मिले, तो एम क्या हुआ? आत्मसंतुष्टि। अब ये समझना पड़ेगा कि आत्मसंतुष्टि के लिए ये रास्ता है भी कि नहीं, मुंबई जाने के लिए ये वाला रास्ता जाता भी है कि नहीं? तो देखो, जिन्होंने डीएम किया उनको मिली नहीं मिली। इसका मतलब आत्मसंतुष्टि का रास्ता पता होने के बाद में कोई काम करूंगा कि पहले करूंगा? आत्मसंतुष्टि होने के बाद। रास्ता पता होने के बाद करूंगा कि ऐसे ही करूंगा, अंधे में तीर लगाऊंगा? करेक्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेशन हमारा थोड़ा इधर उधर गया लेकिन जाना बड़ा जरूरी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी जिंदगी में ये डिसाइड कर रहे हैं। बच्चे से पूछते तो भाई जिंदगी का एम क्या है, तो बच्चा क्या बोलता? डॉक्टर बनना। अरे डॉक्टर बनना एम था कि टूल था? एम क्या है पता नहीं। फिर पूछा तुम्हारा एम क्या? टीचर बनना। टीचर बनना एम है कि टूल है? टूल है। एम क्या है पता नहीं। इससे एक बहुत गलत चीज पैदा होके आ गई। पता क्या पैदा होके आ गई? बहुत गलत चीज, कि आदमी ने ये कहना शुरू कर दिया
वो काम करो जिस काम में तुमको मजा आता है। समझ तो आया नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, मजा। मजा कहीं मिल नहीं रहा था, तो सबसे ज्यादा समय हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमने क्या बोला, वो काम चुन लो जिस काम में तुमको मजा आता है। ठीक, करना कभी मजा नहीं देता। क्या बोला, कुछ पाना मजा देता है, और पाने के लिए कुछ करना मजा दे देता है। ठीक, हमने क्या बोला, करना। जब हम ये बोलते, बहुत गहराई से बात को समझना, जब हम ये कहते हैं कि टीचिंग मुझे मजा आता है, तो मैं कह रहा हूं मेरी हॉबी टीचिंग है। वो हॉबी के लिए था, वो करियर के लिए नहीं था। दुनिया में नियम है, जो भी काम बार बार करोगे उस काम से बोर हो जाओगे। लता मंगेशकर भी कह के यही मरी, मुझे दोबारा नहीं बनना है। जो अच्छा ऐसा ही होता तो जब मैं बोर हो जाता तो मैं क्रिकेट खेलता। तो विराट बोर होकर टीवी क्यों देखते भाई? तो विराट को तो कभी बोर ही नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं करता हूं और करने से मुझे क्या मिलता है, कहां गया, अच्छा लगना मिलता है। क्या मिलता है, अच्छा तो कुछ होता नहीं, क्या मिलता है, अच्छा लगना। और 60 साल के बाद मैं करने के बाद जब निकलता हूं तो हाथ खाली होते, रिटायर होने के बाद खाली हुआ नहीं। अब क्रिकेट तुम कितनी देर खेलोगे, कितने दिन खेलोगे? धोनी कब तक खेल लेगा, 1 साल और, उसके बाद डीएम कब तक बन लोगे, 60 साल, उसके बाद टीचर कब तक बन लोगे, 80 साल, उसके बाद एक दिन तो बेड पे जाओगे, हाथ खाली। इसीलिए मरता हुआ आदमी क्या बोलता, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, कुछ पाने के लिए जब कुछ करना होता है तो फिर हर कुछ करने में मजा आता है। तो इसका मतलब मुझे अपनी स्किल का काम नहीं चुनना है, मुझे अपनी स्किल का काम नहीं चुनना है, जो मेरा उद्देश्य है उसके हिसाब से स्किल जनरेट कर ही लेनी होती, हो ही जाती। जिस दिन आपको पड़ जाएगा काम, जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है, जिस दिन मोटरसाइकिल घर में खड़ी है और घर में कोई समस्या हो गई, वो चलाने लग जाता है। इंटरेस्ट पैदा कर लो नहीं, ये इंटरेस्ट है, अपने आप आ जाता है। अगर आपको पता चल गया कि ये करना है, क्यों करना है, तो करने वाली चीज में इंटरेस्ट लाना पड़ता है कि आ जाता है। हम कह रहे हैं मुझ में जो मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास हथौड़ी है, हथौड़ी लेके मैं ढूंढूंगा मुझे क्या काम करना है। मेरे पास गाना बनाने में मजा आता है और गाना बजाने का मजा आके मैं ढूंढूंगा क्या काम करना है। अरे भैया, मेरा उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य में जो मुझे भूमिका समझ में आती है, उस भूमिका में जो स्किल समझ में आती है, वो स्किल पढ़ना हो जाता है। हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं स्कूल में। हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें मजा आए, और पेरेंट बड़े मजे से कहता है जिसमें मजा आए वो लाइन चुनना। समझ ही नहीं आता क्या करें, फिर क्या होता है अल्टीमेटली, क्यों जिसको बहुत मजा आता था मैथ्स में, वो आईआईटी करने के बाद बैंक की नौकरी कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मजा उसको कहां समझ में आता है, पैसे में है। 99% तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो 99% ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए क्यों कर रहे हैं हम लोग इतनी, तो क्या बात करें हम लोग गहराई से ये देख रहे हैं, ये नहीं दिख पा रहा है। आज ये समझ में आ रहा है हमको कि उन्होंने टू डू को टू गेट मान लिया है। सब ये मान रहे हैं। अब वो क्या बोल रही थी मदर टेरेसा, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, गरीबों की सेवा करना। गरीबों की सेवा करना लक्ष्य हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ लक्ष्य होगा, उसमें गरीबों की सेवा होना हो जाए तो हो जाए। गरीबों की सेवा करना लक्ष्य कैसे हो सकता है? हाँ, सुख के लिए कर रही थी, वो तो अपने लिए कर रही थी। वो क्या मिलेगा उनको गरीबों की सेवा करने से? करने से कभी कोई सुख नहीं मिलता। वो कब तक मिलेगा? जब तक तुम करोगे। फिर बताओ ना, मैं कितने गरीबों की सेवा कर लूं कि मैं हमेशा सम्मान के भाव के साथ रहूं? मैं कितने गरीबों की सेवा कर लूं कि अब मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे? मैंने कितने गरीबों की सेवा कर लूं कि अब मेरे पत्नी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे चलेंगे? मैं कितने गरीबों की सेवा कर लूं कि अब मेरे बच्चे मुझसे शिकायत नहीं करेंगे? बात खत्म, नहीं बनती बात। इस तरीके से तो ये आ जाएगा, हर एम देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एम डिसाइड करना। तो ये कैसे पता चलेगा? हाँ, उसी पे हम लोग आगे जाएंगे। यहां पर केवल क्या किया, देखो अभी प्रॉम्प्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं आपको? प्रॉम्प्ट इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगली आने वाली चीज को आप और गंभीरता से सुन पाए कि आखिर बात क्या है। क्योंकि ये मान के चलो, हमने क्या बोला था, कितने दिन हो गया, 7वां दिन है ना, बस 7-8 दिन और है। 7-8 दिन में आपके एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आपके पास ना हो, एक भी प्रश्न। ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था को हमने समझा था,
4 अवस्थाएं। पहली पदार्थ, पदार्थ स्टेबल हो गई, इस बात का प्रमाण क्या है कि प्राण आ गई। प्राण स्टेबल हो गई, इस बात का प्रमाण क्या है कि जीव अवस्था आ गई। इन सब में अंतर संबंध पहले से है कि इन सबको बनाना पड़ा? पहले से। व्यवस्था पहले से है कि इनको बनानी पड़ी? व्यवस्था है। व्यवस्था में अंतर संबंध को पहचाना है, कार्य संबंध को पहचाना है, अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन है। ये प्रकृति विधि से हो रहा है। कौन आया? ज्ञान के पास 2 चीजें थी, एक कल्पनाशीलता और एक कर्म स्वतंत्रता। अब उसके पास थी वो समझने की शक्ति। हम देखते हैं पदार्थ प्राण को देता ही है और प्राण पदार्थ को देता ही है। बिल्कुल हमको उपयोगिता पूर्वकता मिल रहा है। समानता दिख रही है कि उपयोगिता पूर्वकता दिख रही है? उपयोगिता पूर्वकता दिख रही है। किसके अर्थ में? व्यवस्था के अर्थ में। प्राण जीव को दे ही रहा है और जीव प्राण को दे ही रहा है। क्या कोई तुलना कर रहा है कि तुमने 2 किलो दिया, हमने 5 किलो दिया? एक जीव प्राण से ज्यादा लेता ही होगा। एक जीव प्राण से ज्यादा लेगा कि प्राण जीव से ज्यादा लेगा? प्राण जीव से ज्यादा ले रहा है कि जीव प्राण से ज्यादा ले रहा है? जीव प्राण से बहुत ज्यादा ले रहा है। और बदले में उसको आखिर वहां पर कोई तराजू रखा हो तो कि मैंने तुम्हें 501 दिए थे और तुमने मुझे 502 दिए, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता। तो ये समानता होगा कि उपयोगिता पूर्वकता होगा? उपयोगिता पूर्वकता होगा। समझ में आता है कि पदार्थ जीव को देता ही है और जीव पदार्थ को देता ही है। फिर हमको समझ में आया कि प्राण ज्ञान को देता ही है, पदार्थ ज्ञान को देता ही है, जीव ज्ञान को देता ही है। और जब तक ज्ञान अवस्था हमारी शरीर रूप में देखते हैं तो वो भी वापस देती है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो कुछ और कर ले। लेकिन जैसे ही हम ये ज्ञान अवस्था अपने ज्ञान स्वरूप में पाती, अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को पाती, तो ये क्या करती है? परिवार बनाती है। ये क्या करती है? समाज बनाती है। और ये क्या करती है? व्यवस्था बनाती है। ये और लोग तो नहीं बनाते। ये क्यों बना पाती है? क्योंकि इसके पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। फिर हमको समझ में आता है कि ज्ञान कुछ पदार्थ को दे पाती है? नहीं। क्यों नहीं दे पाती? क्वेश्चन है क्यों नहीं दे पाती? क्या दिक्कत है? ज्ञान अवस्था तो सबसे समझदार है, इसको तो दे देना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, कितने लोग होंगे जिनको ये नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि प्राण अवस्था को काटने से, अब ये तो फिर देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आपने पूछा नहीं, आप लोग कॉन्फ्लिक्ट पूछ नहीं रहे। यहां से एक प्रश्न आता है कॉन्फ्लिक्ट का। जब हम ये कहते हैं कि व्यवस्था नहीं पता, इसको क्या नहीं पता? व्यवस्था नहीं पता। तो वहीं पर एक आदमी आके कहता है हमसे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि सर कैसी बात कर रहे हो, सबको ही पता है कि इस दुनिया को चलने के लिए पेड़ चाहिए। सबको ही पता है कि पेड़ अगर नहीं होगा, सबको ही पता है अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। किसको किसको ये बात नहीं पता? सबको ही पता है। फिर क्यों हो रहा है? अगर ये बात सबको पता है तो ये क्यों हो रहा है? बताओ। ये बात हमको समझ में आती है कि ज्ञान ले रहा है प्राण से और ज्ञान प्राण को दे नहीं रहा। जबकि हमको हम ये कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको व्यवस्था नहीं पता। लेकिन वहीं पे कहा जा रहा है व्यवस्था कैसे नहीं पता? उसको तो पता है पेड़ अगर कट जाएंगे तो ये किसको? अच्छा, अब 8 साल के बच्चे को ये बात पता है कि नहीं पता? पता है। फिर क्यों हो रहा है? इसे पता है सर, पता है करना नहीं हो रहा है। और जो पता है उसके लिए करना क्यों नहीं हो रहा? उस स्तर पे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, हाँ। व्यवस्था नहीं पता, वो उस स्तर पे समझ नहीं पा रहा है। तो हम ये देखते हैं, हम जब ये देखते हैं ना यहां पर देखते हैं तो हमको लगता है आदमी पेड़ काट रहा है। बहुत बात की घटना है, आदमी पेड़ काट रहा है, बहुत बार की घटना है। उससे बहुत बड़ी घटना है कि वो अपने शरीर को भी काट रहा है। पेड़ कहां बहुत बाद में काटता है भैया, और पेड़ बहुत कम लोग काटते हैं। आपने काटा कभी पेड़? एक भी पेड़ आपने नहीं काटा। लेकिन अपने शरीर को कब कब काटा? सुबह शाम काट रहे हो। पता है सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन क्या समझ में आता है? क्या चाहिए? सुख चाहिए। और सुख का रास्ता नहीं पता तो क्या समझ में आता है? बेड में लेटने में सुख। तो क्या चुनते हैं? शरीर चुनते हैं कि सुख चुनते हैं? सुख सबसे ऊपर है, शरीर भी उसमें समा जाता है। फिर उस सुख का रास्ता ना पता होने से अपने शरीर को काटते कि नहीं काटते? सुबह शाम काट रहे नहीं काट रहे? अपने बच्चे के शरीर को काट रहे कि नहीं काट रहे? अपने पति के शरीर को काट रहे कि नहीं काट रहे?
अपने पिता माता के शरीर को काट रहे कि नहीं काट रहे? तो मुझे बताओ, जो अपने शरीर को काटेगा वो पेड़ को छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि सुख की चाहना सबसे बड़ी चाहना है, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। शरीर की चाह से आदमी मुक्त हुआ है? छोड़ा है लोगों ने शरीर। क्यों छोड़ा है? किसकी चाह में? सुख की चाह में। तो सुख की चाहना हमसे त्यागती नहीं है। शरीर हम थोड़ा थोड़ा त्याग रहे हैं, किसी ने तो पूरा त्याग दिया हिमालय जाके। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? चूंकि हमको समझ में नहीं आया अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, तो हमको ये समझ में नहीं आया कि सुख कहां से मिलेगा। और पाप क्या है? पाप केवल जीवन क्रिया समझी थी ना, अभी यहां पर जीवन क्रिया समझी थी ना हम लोगों ने। मन था, मन से, मन का पेट शरीर से नहीं भर सकता, मन का पेट शरीर से नहीं भर सकता। तो पाप क्या है? केवल एक ही है, मन का पेट शरीर से भरने की चाह में किए गए कर्म ही पाप है। मन का पेट शरीर से भरने की चाह में किए गए कर्म ही पाप। इसी चाह में जब हम आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति से चाहेंगे, तो वो पाप मां मोह के रूप में दिखेगा। वही जब हम शरीर से चाहेंगे, तो वही अगर हम पैसे की तरफ, मन का पेट, मन के पास सुख की आशा है, कितनी असीम और निरंतर। मन का पेट शरीर से भरने की चाह में किया गया कोई भी कर्म पाप है। ऐसे क्वेश्चन है कि आदमी जानता है कि पेड़ जो है काटना आसान है, फिर भी मतलब काटता है। क्यों काटता है? जैसे कोई अधिकारी है, वो पहले से वहां से मत सोचो। उस आदमी की बात करो जो जानता है कि आलू भरे पराठा खा, ना छोले भटूरे खाने से नहीं। एक आदमी ये जानता है कि छोले भटूरे खाने से मेरा पेट खराब होता है, फिर वो क्यों खाता है? बस खत्म बात। इतनी लॉजिक हर जगह है। अब हम जब किसी तीसरे की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता, और हम हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आदमी जान रहा है कि ये पर्यावरण के लिए हार्मफुल है, आप इसे लगवाए नहीं, आप हानिकारक नहीं, हाँ, आपको लगवाए करे क्यों लगवाए? अरे बता तो रहे हैं, उसका आंसर क्या है? क्योंकि हमको क्या नहीं पता, हमको क्या नहीं पता, हमको क्या नहीं पता, हमको सुख कहां से आएगा, सुख कहां से आएगा ये नहीं पता होने की चाह में हमने सुख के लिए कुछ भी करना चाहा। फिर कहां, भाई बताओ, मेरे एक एसी से पेड़ खराब होगा जाकर कहीं 1 साल के बाद, लेकिन मेरे सुबह छोले भटूरे खाने से पेट तुरंत खराब होता है। वो जब मुझे नहीं दिखता तो मुझे पेड़ की क्या चिंता होगी? आपको समझ में आता है? जो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है भैया कि अगर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करूंगा तो मेरा पेट इतना निकल आएगा। अरे यार, जब मुझे मेरा पेट नहीं, मेरे लिए मेरा पेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पड़ोसी का पेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? मेरा पेट। तो मुझे मेरा पेट क्यों नहीं समझ में आता, ये बताओ? क्योंकि मुझे सुख नहीं समझ में आता कहां से मिलेगा। क्योंकि सुख नहीं समझ में आता मुझे कहां से मिलेगा, तो मैं किससे सुख लेने की कोशिश करता हूं? शरीर से। मन का पेट कहां से भरता हूं? मन को सुख की आशा में निर्णय लेता है, और मन अपने आप को क्या समझता है? शरीर समझता है। तो किस बात से निर्णय लेगा? शरीर से निर्णय लेगा। शरीर से निर्णय लेगा तो किस में जाएगा? उसी में जाएगा। आहार, आवास, अलंकार, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, 5 इंद्रियां और रूप, बल, धन, पद, इसके अलावा कोई भी नहीं। अब लेने जाएगा तो कहां लेने जाएगा? लेने जाएगा, मिलेगा नहीं, अधिकता में जाएगा। अधिकता में जाएगा अगर व्यक्ति के साथ तो कैसे निकलेगा? मोह के रूप में। पैसे के साथ जाएगा तो किस रूप में निकलेगा? लोभ के रूप में। सेक्स से लेने जाएगा तो किस रूप में निकलेगा? काम के रूप में। अगर उसको नहीं समझ में आएगा, किसी का छीन के लेगा तो मद के रूप में, किसी को मार के लेगा तो मत्सर के रूप में, और कुछ समझ में नहीं आएगा, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन करेगा तो क्रोध के रूप में। तो इसका मतलब सबका जल क्या निकला? ये क्या निकला? फिर क्या हुआ? गलती और समस्या। आगे वाली गलतियां हैं, समस्या नहीं है। पेड़ को काटना समस्या नहीं है। और हम कितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला लें, आपकी जितनी ताकत उतनी चला लो, जितने चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम चला लीजिए, पेड़ को काटने के आप रोक नहीं सकते। स्कूल में जाइए, प्रेयर में डेली बताइए जंक फूड होता है, नहीं खाना चाहिए, सब मॉरल साइंस, ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो समस्या ही नहीं, वो समस्या ही नहीं। तो गलत चीज के ऊपर काम करने के लिए मुझे गलती ही करनी पड़ेगी। क्या गलती करनी पड़ेगी? पहले तो चाहिए बोलना पड़ेगा, दूसरा डर देना पड़ेगा, तीसरा लालच देना पड़ेगा, चौथा आस्था देना पड़ेगा। यही सब हो ही रहा, क्योंकि वो गलती नहीं है ना,
वो समस्या नहीं है, वो गलती है। तो समस्या क्या निकल के आई? सुख का रास्ता नहीं पता। नहीं पता होने में प्राण के साथ कैसे संबंध बनाए? व्यवस्था नहीं पता। पदार्थ के जीव के साथ कैसे बनाए? नहीं पता। पेट ही नहीं भर रहा भाई साहब, क्योंकि मन का पेट शरीर से नहीं भरता, परिवार नहीं चला, समाज नहीं चला, व्यवस्था नहीं चली। तो देखो, जहां तक मानव नहीं था तब तक स्वर्ग, और मानव आ गया तो अगर हम देखेंगे तो जहां तक हम प्रकृति विधि से निश्चित हैं, तो क्या निश्चित है? हमारा शरीर प्रकृति विधि से निश्चित है। व्यवस्था को नहीं समझते, इसीलिए अनिश्चितता है। अब मेरा बच्चा इंसान ही होगा, इसमें कितनी श्योरिटी है? पूरी श्योरिटी है। मेरा बच्चा इंसान ही होगा, पूरी श्योरिटी है, लेकिन वो व्यवहार में कुत्ते से भी खराब होगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं। तो अब बात यहां, इंसान का बच्चा इंसान होगा, ये पहले द्वारा निर्धारित है। इंसान का बच्चा कुत्ते की बंदर हो सकता है, ये क्या डिसाइड करता है? हाँ, ये यहां पर ये डिसाइड, ज्ञान मतलब ये आदमी है, आदमी का नाम ज्ञान दे दिया गया। ये ज्ञान क्या डिसाइड कर रहा है? क्योंकि इसके पास फ्री विल है, इसके पास अस्तित्व को समझने की शक्ति है। जब कुछ भी तुमने समझ लिया तो तुम कुछ भी करने लग गए। उसमें तुमने कोई भी योजना बना ली, मेरी योजना ये भी हो सकती है कि मैं 10 लड़कियों का रेप करूं तब सुखी हो जाऊंगा, तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। अगर प्रकृति ने डिसाइड कर लिया है कि मानव का बच्चा मानव ही बनेगा, तो प्रकृति ये तो डिसाइड नहीं करती कि इसे सब भी होना चाहिए। तो प्रकृति, फिर वही बात है, हर के पास अपनी अपनी। अब प्रकृति ने इसको सांस लेने की क्यों नहीं क्षमता है? इसके पास इसकी व्यवस्था ऐसी नहीं। इसके पास चलने की क्यों नहीं? इसकी व्यवस्था ऐसी नहीं। इसके पास समझने की क्यों नहीं? इसकी व्यवस्था ऐसी। इसके पास समझने की क्यों है? इसके पास व्यवस्था ऐसी। तो ऐसी व्यवस्था है, वो इसका बेसिक फीचर है। तो इसका बेसिक फीचर क्या है? ये समझ के काम करता है। जैसे जीव की बात करें तो जीव के पास कल्पनाशीलता नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे जीव के पास कल्पनाशीलता नहीं? जीव के पास कल्पनाशीलता नहीं। देखो, बया चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, बहुत क्रिएटिव होता है उसका घोंसला। ऐसा होता है कि उसके दो उसके फ्लोर होते हैं, नीचे वाले में घुस जाए सांप तो उसको पता, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन बया चिड़िया जब से है तब से आज तक है वैसी, उसने ना आज तक कोई खिड़की लगाई, ना आज तक कोई लाइट लगाई, कुछ नहीं। वो प्रकृति विद से निश्चित है। अगर सांप कुछ कर रहा है तो वैसा ही कर रहा है। सांप ने आज तक अपना घर नहीं बदला। हम डेली कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। हम कल्पनाशीलता का मतलब क्या हुआ? कल्पनाशीलता का मतलब हुआ नियम को पहचान करके, दो नियम को मिला करके अपनी सुविधा अनुसार कोई चीज बना लेना। बक्सा मुझे पता था, पहिया मुझे पता था, मिला के मैंने अटैची बना ली। इसको क्या बोलेंगे? कल्पनाशीलता। अब क्वेश्चन यहां पर ही आ रहा है कि आखिर ये निरंतरता है कैसे, इसको समझते हैं। तो यहां पर तो सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। यहां पर हमको क्या समझ में आता है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित व्यवस्था में भागीदार है और मानव के पास ऐसे करने की अपेक्षा है। कौन कौन अपेक्षा में है कि मेरा आचरण बिल्कुल निश्चित हो जाए? हर आदमी इस अपेक्षा में है। ऐसा कोई होगा जिसको पसंद आएगा मेरा आचरण कभी ऐसा कभी वैसा? खुद ही पसंद नहीं आता। हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित व्यवस्था में भागीदार है, मानव को छोड़ के बाकी। इसी को क्या कहते हैं? अच्छा सॉरी, वो आगे पीपीटी जब होती तो समझ नहीं आता कौन सा पहले लगाया कौन सा बाद में लगाया। दूसरा, हर इकाई स्वअनुशासित एंड स्वनियंत्रित है। दिखता है, किसी भी इकाई को कहना पड़ता है, मानव को छोड़ के नहीं कहना पड़ता। और मानव में ये अपेक्षा है कि नहीं, एक छोटा बच्चा भी क्या चाहता है कि आप उसको ऑर्डर दो। आपको कब अच्छा लगेगा? जब आप अपना प्री बोर्ड का एग्जाम लेकर के, मार्क्स लेकर के मैम को दिखाएं, या फिर वेद सर बार बार कहें, तो कब अच्छा लगेगा? हमेशा। तो चाहना मानव में बनी है कि नहीं बनी? जो मानव में चाहना है ऑलरेडी प्रकृति में वो चल रही है कि नहीं चल रही? क्योंकि मानव प्रकृति से अलग नहीं दिखता। तीसरा, प्रत्येक इकाई उपयोगिता पूरकता के साथ है। दिखता है तीनों चीजें। इसमें पहले वाले को कहते हैं नियम। पहले वाले को क्या कहते हैं? नियम। नियम का मतलब निश्चित आचरण। नियम का मतलब निश्चित आचरण। नियम निश्चित होता है, 2+2 हमेशा निश्चित है। तो नियम का मतलब निश्चित आचरण। और आचरण की निरंतरता बराबर नियंत्रण। आचरण की, आप देखो क्या बोलते हो बच्चे से? नियंत्रण में रहो। नियंत्रण में रहो मतलब आचरण की निरंतरता बनाए रखो। तो नियम का मतलब
बच्चे से कहते हैं नियम फॉलो करो। नियम फॉलो करो का मतलब क्या बोलते हो? निश्चित आचरण करो। नियम फॉलो करने का मतलब क्या बोलते हो? निश्चित आचरण करो। निश्चित आचरण का मतलब स्वयं में अनुशासित और व्यवस्था में भागीदार, इसका मतलब नियम। और नियंत्रण का मतलब स्व अनुशासित हो जाओ, स्व नियंत्रित हो जाओ, मतलब आचरण की निरंतरता हो जाए। और तीसरा, तो पूरी प्रकृति की व्यवस्था मुझको नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में दिखती है। और मानव में ये तीनों अपेक्षाएं हैं कि नहीं है? ये मूल अपेक्षाएं हैं कि सनी गुप्ता की अपेक्षा है? मूल अपेक्षा का मतलब, और मुझको साफ साफ दिखने में आता है कि अगर मैं सबसे समझदार इकाई हूं तो इसका मतलब मैं सबसे ज्यादा संतुलित हो सकता हूंगा। ये बिल्कुल समझ में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक ही चीज है, अस्तित्व की व्यवस्था मुझे समझ नहीं आई। यहीं पर हम देखते हैं तो पदार्थ अवस्था, हाँ क्या यहाँ पे नियंत्रण की जगह शासक नहीं हो सकता है? कहाँ? क्योंकि सर कोई भी व्यक्ति नियंत्रण में रहना नहीं चाहता, तो बड़ी बहुत छोटी स्व नियंत्रण में रहना चाहता है, शासन में नहीं रहना चाहता। स्व अनुशासित और स्व नियंत्रण। देखो कोई भी प्रकृति में कहीं भी हमको शासन दिखता है? और हमारी प्रकृति की कोई भी व्यवस्था शासन युक्त नहीं है और मेरी कोई भी व्यवस्था शासन मुक्त नहीं। और शासन मुक्त नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्था समझ में आई? नहीं समझ में। अगर मुझे और आपको व्यवस्था समझ में आ जाए तो आचरण कैसा होगा? निश्चित। किसी को कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा। हम लोग उपयोगिता पूरकता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उपयोगिता पूरकता में रहेंगे। तो जैसे ही व्यवस्था समझ में आती है तीनों चीजें अपने आप हो जाती है। तो मानव में अपेक्षा है तीनों की कि नहीं है? तो ये क्या समझ में आया? अगर यहां से हर जगह हम यही की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली अभी तक यही करते, कुछ गलत नहीं किया हमने अभी तक 80 को सही करने की कोशिश की, और 80 को सही करने की कोशिश में जाने कितने चाहिए किए हमने। हम केवल यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। समझ में आता है? यहां से हमको समझ में आता है कि हमारा पदार्थ अवस्था आखिर इतनी नियंत्रण में कैसे है। तो पदार्थ अवस्था नियंत्रित कैसे है? तो अगर पदार्थ अवस्था को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था मात्रा विधि से नियंत्रित में है। कैसे नियंत्रण है पदार्थ अवस्था का? मात्रात्मक विधि से। कैसे है? मात्रात्मक विधि का मतलब क्या समझिए? हाइड्रोजन में दो अणु होते हैं। अब हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं। आप लोहे का एटम लीजिए और लोहे के एटम के न्यूक्लियस में से सारी चीजें निकाल दीजिए, एक छोड़िए, और बाहर से सारी चीजें निकालिए, एक छोड़िए, तो वो लोहा क्या बन जाएगा? समझो, हाइड्रोजन जो होता है, ऐसे समझो, मुझे लोहे का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, मान लीजिए यही तो हाइड्रोजन है, ठीक है? हाइड्रोजन में कितने अंश हैं? 2, ठीक, 2 ही हैं। अगर ये 2 होंगे तो हाइड्रोजन है, इसमें कोई शक नहीं, और इसका आचरण हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा है, बदल नहीं सकता। इसको चाहे जहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, चंद्रमा पे अगर ये मिलेगा तो ऐसा ही होगा, मंगल पे मिलेगा तो ऐसा ही होगा। उस गैलेक्सी में जो गैलेक्सी हमने आज तक देखी भी नहीं है, वहां भी ये कैसा होगा? ये देख के समझ में आएगा, गणित से समझ में आएगा कि समझ से समझ में आएगा? आंख से बड़ी गणित, गणित से बड़ी। जो गैलेक्सी मैंने गणित से देख नहीं सकता, उस गैलेक्सी में भी हाइड्रोजन का एटम ऐसा ही रिएक्ट करेगा। ये कैसे समझ में आता है? समझ से समझ में आता है। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता लोहे का क्या होता है। मान लीजिए लोहे का ये होता है, सपोज लोहे का ये होता है, ये लोहे का एटम है, मान लिया। मैंने क्या किया, ये वाले सारे एटम हटा के फेंक दिए, ये वाले सारे एटम हटा के फेंक दिए, यहां वाले सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सारे फेंक दिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचाया। इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए, केवल एक बचाया। ये क्या बन गया? करेक्ट, ये हाइड्रोजन ही बन गया। इसका मतलब लोहा और हाइड्रोजन क्या अलग अलग है? नहीं अलग है। उसके अंदर के अंश किस व्यवस्था में एक दूसरे को पहचानते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि उनका आचरण क्या होगा। अगर उतने अंश हैं तो उसका आचरण वही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता।
इसका मतलब अगर पदार्थ अवस्था अपने आचरण की निरंतरता, अपने आचरण में स्वानुशासित है, उपयोगिता पूर्वकता में है, क्यों है? मात्रा विधि से। अब ये चूंकि स्टेबल होना चाहते हैं, ये क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, तो एक दूसरे को पहचानते हैं, मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा, जैसे पति पत्नी पहचानते हैं, दो प्रेमी प्रेमिका पहचानते हैं, और पहचान के व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ निर्वाहन हो जाता है, हो ही रहा है, देख ही रहे हैं केमिस्ट्री में। तो हमको पदार्थ अवस्था कैसे दिख रही है इतनी नियंत्रित? ये बात दिख रही है हमको? अंबानी के, हाँ वो भी उसी में आ जाएंगे। हाँ ठीक बात, हाँ वही बिल्कुल ठीक बात। तो क्या समझ में आया यहाँ पर? पदार्थ अवस्था सर कैसे कैसे है इस व्यवस्था में, कैसे है? इसका निश्चित आचरण कैसे है? प्राण अवस्था का कैसे है? बीज विधि से। प्राण अवस्था का कैसे है? बीज विधि से। ये बीजानुषंगी, ये बीजानुषंगी है। अगर नीम का बीज लगाया जाएगा तो उससे आम नहीं आएगा, ये विश्वास है कि नहीं है? है ही है। इसको बोलते हैं स्तुति, नहीं, हाँ मैं भूल रहा हूं, स्तुषी बोलते हैं, स्तुषी कि मतलब एक बीज में पूरे प्लांट की स्तुषी होती है, इसको स्तुषी बोलते हैं। एक बीज के अंदर पूरे प्लांट की, अगर मैं टर्म गलत नहीं यूज कर रहा हूं तो शायद स्तुषी ही बोलते हैं उस बात को, मैं भूल गया हूं अगर वर्ड को। तो मतलब बीज अगर नीम का लगेगा तो क्या निकलेगा? नीम ही निकलेगा, कुछ और निकल सकता है। अगर आम का बीज लगेगा तो क्या निकलेगा? आम ही लगेगा। इस बात की निश्चितता है। उसका आचरण कैसा होगा? निश्चित होगा। तो प्राणावस्था का आचरण किस विधि से निश्चित है? जीव अवस्था का, ये वंशानुषंगी। कैसा है? वंशानुषंगी। अगर कुत्ते का बच्चा होगा तो किसके जैसा होगा? कुत्ते का जैसा ही होगा, वो भौंकेगा ही भौंकेगा। आदमी का बच्चा कुत्ते जैसा होगा ये नहीं पता, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होगा ये पता है। सॉरी, बीज और वंश में वैसे देखेंगे तो उनका भी वंश मान लो आप। अगर आप देखोगे तो मान लो उसको वंश मानना हो तो मान लो, लेकिन चूंकि वो बीज से आ रहे हैं इसलिए उनको बीजानुषंगी है। ये कैसे हैं? वंशानुषंगी। कुत्ते का बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा? शेर का बच्चा आचरण निश्चित या निश्चित? बिल्कुल निश्चित। उनके आचरण में कहीं निश्चितता नहीं। अब क्वेश्चन है, मानव का आचरण निश्चित कैसे होगा? मानव का आचरण कैसे निश्चित होता है? वो केवल और हाँ, वो क्रॉस ब्रीडिंग है ना, तो वो वंश कहाँ रह गया उनका? वो तो वंश ही कहाँ रह गया? वो तो वंश ही बदल दिया ना आपने उनका। क्रॉस ब्रीडिंग करा, जैसे इसको लाइगर बोलते, लाइगर आपने कहा तो वंश नहीं रह गया ना, वंश ही खत्म हो गया। तो क्या हुआ? अगर वो बीज अपनी प्योर फॉर्म में तो क्या होगा? वैसे ही होगा। और अगर तो बीज भी आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर उसी मात्रा में क्रॉस करेंगे तो अपने निश्चित आचरण को वो भी बना के रखेगा। अगर उसी मात्रा में क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बना के रखेगा। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान के आचरण की निश्चितता कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब क्या मिस रहा हमारे पास? और ज्ञान जब तक शरीर है तब तक वहां भी निश्चित है। ज्ञान वंश विधि से वहां निश्चित है, वंश विधि से वहां निश्चित है। शरीर में मेरा बच्चा शरीर ही करता है, वही शरीर का पैदा होता है। लेकिन मानव, चूंकि हम ज्ञान है इसीलिए हम संचालित किससे हैं? संस्कार विधि से। अब क्वेश्चन आ रहा, संस्कार का मतलब क्या? ये ट्रेनिंग तो नहीं है, संस्कार ट्रेनिंग तो नहीं है। संस्कार का मतलब क्या? अभी तक हमने संस्कार किसको माना? अभी तक हमने आरोपित मानदंडों को संस्कार माना। संस्कार एक क्रम, हाँ ठीक ही बात है, वो कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल ठीक ही बात है। आरोपित है ना? क्या आरोपित थे? स्कूल में आप पैर छुओ तो संस्कार हो गए, तो हमने करने को संस्कार माना, करने को। और हमने करना, भारत देश है, परंपरा में बहुत बड़ा ही है, करने को हमने माना और करने को ऊपर से दिया। तो बाप के रहते घर में बेटा अलग संस्कारित था, बाप के जाते अलग संस्कारित था। वो संस्कार बड़ा बदलते थे। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्जित स्वभाव। हाँ, ऑपरेटिंग विंडो। तो ऑपरेटिंग विंडो का उसका मतलब क्या? लक्ष्य प्राप्ति के लिए
अर्जित स्वभाव। पहले से ही है, लक्ष्य नहीं, पहले से कैसे होगा? वर्जित करना होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्जित स्वभाव। तो पहले से जो प्रोसेस जैसे बच्चा होता है वो बिल्कुल ब्लैक स्लेट नहीं होता है। अब पिछले से लेके आया होता है, तो पहले जो स्वभाव होते वो लेके आया होता, अर्जित स्वभाव ही होता था पिछली बार के। तो अर्जित स्वभाव अब अगर लक्ष्य पिछले जन्म के होंगे, क्या ही दिक्कत है? तो वो जैसे दो ही बच्चे हो, हाँ, तो पिछले जन्म से कुछ लेके आ रहा है। सेम जगह वाले, हाँ हाँ, पिछले जन्म से कुछ लेके आ रहा है। हाँ, लेके आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? वो संस्कार नहीं थे, वो विकार थे। संस्कार और विकार का मतलब क्या हुआ? अपनी व्यवस्था कुछ भी समझ ली, और अपनी व्यवस्था से मैंने कुछ भी समझ लिया और कुछ भी मैंने ले लिया। भाई मेरा स्वभाव मतलब क्या हुआ? मैं जैसे काम करता हूं, मेरा स्वभाव का मतलब, मेरे संस्कार का मतलब क्या? जिस तरीके से मैं काम करता हूं। तो संस्कार की जो दूसरी परिभाषा है वो क्या है? संस्कार की जो दूसरी परिभाषा है, जीवन जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही मेरे संस्कार हैं। क्या मेरे संस्कार है? जीवन जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही मेरे संस्कार हैं, या फिर कहें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्जित स्वभाव ही मेरे संस्कार हैं। अगर बच्चा जब छोटा होगा तो वो कुछ बिहेव ऐसे करेगा जो पहले अरे तो भैया पहले से लेके आए ना, बच्चा छोटा है, वो थोड़ी ना छोटा है जो चीज है। बच्चे का तो शरीर है ना, केवल अंदर की जो चीज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हमने 5 अविभाज्य देखा, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, वो अविभाज्य था, वो तो वही था ना, वो तो सीख के आया ही था। तो अब देखो, संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब लक्ष्य प्राप्ति के अर्थ में अर्जित स्वभाव, या फिर कहें जीवन जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। अब लक्ष्य नहीं पता तो लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव होगा? नहीं होगा। तुम कुछ भी स्वभाव बनाए बैठे, तो इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्य प्राप्ति के अर्थ में मतलब, लक्ष्य के अर्थ में मतलब अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है से जो निकल के आता है वो क्या है? मेरा। अगर ऐसा निकल के आएगा, मुझे समझ में आएगा, तो कैसा होऊंगा मैं? स्वानुशासित होऊंगा कि किसी और को कहना पड़ेगा? तो मानव के स्वानुशासित होने का क्या सूत्र है? एक ही, संस्कार। और संस्कार का मतलब जो हम अब समझते थे उसका मतलब नहीं। क्या मतलब है? लक्ष्य प्राप्ति के अर्थ में अर्जित स्वभाव। तो पहले स्वभाव आएगा कि पहले लक्ष्य आएगा? लक्ष्य आएगा। और लक्ष्य हमारा होगा कि सबका एक होगा? अस्तित्व का लक्ष्य में ही मेरा लक्ष्य होगा। सर संस्कार दो तरीके जीवन में हमारे अर्जित होता है। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए लक्ष्य तो होगा नहीं, वो तो अपने जीवन जीने के लिए जो भी प्रक्रिया एक्सेप्ट करेगा वो संस्कार बन जाएगा। हाँ, बन ही जाएगा, बन ही जा रहा है। आगे चल के जब लक्ष्य उसको समझ आएगा, प्राप्ति के लिए अपने आचरण संस्कार जो उससे दिखेगा, बिहेवियर चेंजेस, वो संस्कार कहलाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। 2 वेज में तब हो सकते हैं जब उसके माता पिता और स्कूल कैसे हो? एक से, हाँ, वो कैसे हो? ये 2 तब होंगे जब उसके माता पिता और स्कूल कैसा हो? 1 सेकेंड। पहला वाला 2 कब होंगे? जब तक वो बड़ा हो रहा था तब तक माता पिता और स्कूल कैसे संस्कार उसको दे रहे थे? उनको ही नहीं पता था। ठीक है? तो अगर माता पिता और स्कूल दोनों को संस्कार नहीं पता है तो बच्चा क्या सीखेगा? कुछ भी सीखेगा। फिर एक समय पर इस क्लास में आके बैठेगा, जैसे मैं कभी बैठा था, आप आज बैठ रहे हैं, तो जाकर के वो सीखेगा। लेकिन अब मेरा बच्चा और आपका बच्चा, तो एक बच्चा संस्कारवान बन जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल की और पेरेंट की। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? मूल प्रश्न क्या थे? 3। मूल प्रश्न क्या थे? 3। अस्तित्व क्या है? मैं क्या हूं? करना क्या है? जिसके पास ये 3 प्रश्न हैं उसका नाम क्या है? विद्यार्थी। जिसके पास ये 3 प्रश्न है उसका नाम क्या है? और जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर को जानता है उसका नाम क्या है? गुरु या फिर पेरेंट। और जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने की जगह है उसका नाम क्या है? विद्यालय। और 3 प्रश्नों के उत्तर को जिस तरीके से दिया जाता है उसका नाम क्या है? शिक्षा व्यवस्था। अब बताओ कौन कौन फेल हुआ? खत्म। हाँ, वो हो सकता है कि मान लो हमें आपसे कोई काम होता है, पैर छू रहे हो, क्या ही दिक्कत? हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। तो क्या निकल के आया? ये लक्ष्य कैसा था? मेरा अपना बनाया था। ये मेरी अपनी कल्पनाशीलता से बना हुआ लक्ष्य है या वास्तविकता से बना हुआ लक्ष्य है? अगर वास्तविकता से बना हुआ लक्ष्य है तो वो कभी नहीं बदलेगा। तो पैर छूने वाला आदमी हमेशा बदलेगा, वरना क्या होता है? वो आज तो पैर छूता है, कल पैर छूना बंद कर देता। आपने देखा होगा। हाँ, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, खत्म हो गई बात।
दादा से पैर छुओ, दादा का काम निकल गया। जिस दिन दादा पैसे कमाने लायक नहीं रह गए उस दिन चलो वृद्धाश्रम छोड़ा चल के। या तो ये समझ लिया होगा कि इससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मानव का आचरण निश्चित होगा तो कैसे होगा? संस्कार से। संस्कार मतलब क्या? लक्ष्य क्या? जब तक अस्तित्व क्या है, करना क्या है, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, पता नहीं चलेगा तो फिर क्या समझ में आना चाहिए? अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। ये समझ में ना आने से जो भी होता है वो सब शासन होता है। तो मुझे बताओ, मेरी परिवार व्यवस्था शासन बनी कि नहीं बनी? मेरी घर व्यवस्था शासन बनी कि नहीं बनी? स्कूल व्यवस्था शासन बनी कि नहीं बनी? मैं भी अपने ऊपर शासन करता हूं कि नहीं करता हूं? शासन ही करता हूं मैं अपने ऊपर। कहने की केवल बात है मैं पड़ोसी के ऊपर करता हूं, मैं अपने ऊपर शासन करता हूं। मेरा अपने अंदर से मन करता मैं ये करूं, मगर करता हूं नहीं करता हूं सर? दिन भर मैं अपने ऊपर शासन करता हूं। मैं अंदर से स्वनुशासित दिखता हूं? नहीं, मेरे ऊपर ही मेरा शासन चलता है। प्रकृति की व्यवस्था, मानवकृत व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था कैसे चलती है? नीचे से ऊपर। कैसे चलती है? नीचे से ऊपर। एक हाइड्रोजन के एटम से शुरू होती है। एक हाइड्रोजन के एटम से शुरू होकर के में क्या बनती है? पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था डेवलप होकर क्या बनती है? प्राणावस्था। प्राणावस्था डेवलप होकर क्या बनती है? जीव अवस्था। जीव अवस्था डेवलप होकर क्या बनती है? ज्ञान अवस्था। और हमारी व्यवस्था कैसे चलती है? कैसे चलती है? ऊपर से नीचे। सरकार से चलेगा राज्य सरकार, राज्य सरकार से चलेगी नगर पालिका, नगर उल्टा दिख रहा है। अच्छा, प्रकृति के विरोध में जाओगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, हो ही रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है? घर में बताओ व्यवस्था कैसे चल रही है? बाबा से चल रही है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे चलने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? शासन। और नीचे से ऊपर चलने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? अनुशासन। जब सब व्यवस्था को जानेंगे। कैसे? ऊपर बाबा है, बाबा का काम क्या है? बाबा का काम है केवल व्यवस्था को समझा देना, और नीचे से ऊपर तक सारे व्यवस्था में समझ जाएंगे। मतलब कहना नहीं पड़ेगा किसी से। वहां पर क्या चलेगा? हम लोग अभी सीखेंगे कि पेरेंटिंग और टीचिंग के जो 4 बेसिक सूत्र हैं उसको हम लोग समझेंगे, तब इस क्वेश्चन का उत्तर ज्यादा अच्छा से मिलेगा। अभी हमको क्या समझ रहा? हम कौन है? मानव। मानव है तो हमारे पास क्या है? मन है। तो वो कुछ दिल नहीं मानता है कि मन नहीं मानता है? और गलती किसकी देते हैं? दिल है कि मानता नहीं। मानता, जो मानेगा वो, मन कुछ ना कुछ मानेगा ही, और जो मानेगा वो कुछ ना कुछ मनवाएगा ही। इसी का नाम नियंत्रण है और इसी का नाम शासन। करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता। अपने अपने मन से अपनी अपनी कल्पनाएं बनाई हुई हैं और अपनी अपनी कल्पनाओं में अपने अपने रूल बनाए हुए हैं। और जब शासन चलेगी तो घर में किसकी चलेगी? जो सबसे मजबूत होगा। फिर जो पद में मजबूत होगा उसकी चल सकती है, जो धन में मजबूत हो सकता है उसकी चल सकती है, जो बल में मजबूत हो सकता है उसकी चल सकती है, जो रूप में मजबूत हो सकता है उसकी चल सकती है। तो चलेगी किसकी का निर्धारण करने के लिए रूप, बल, धन, पद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखो यही चल रहा है पूरे देश में। क्या चल रहा है? किसकी चलेगी? तो पूरे विश्व में क्या चल रहा है? ट्रंप भैया क्या बोल रहे हैं? मेरी चलेगी। अब रूस वाले भैया क्या बोल रहे हैं? मेरी चलेगी। मोदी जी पीछे से कहते हैं मेरी भी चलेगी, मेरी भी तो कुछ थोड़ी सी चला लो। 18% वाला, 34% वाला है ना, कुछ कुछ मेरी भी चलेगी। हो गई होगा। और जब चलने की बात आएगी, जब चलाने की बात आएगी तो क्या चीज समझ में आएगी? अब हम एक बार जरा मानव की व्यवस्था को देखते हैं। मुझे बताओ, परिवार व्यवस्था इनमें से किन चीजों पर चलती हुई दिखती है? तीनों पर है। अगर तीनों में से कुछ भी गिरे तो परिवार व्यवस्था चलेगी? आज ठप हो जाएगी हमारा परिवार। आज अभी के अभी सोच के देखो, कुछ भी ज्यादा हो, तीनों हैं। और कोई परिवार हो, अगर वो समझदार नहीं तो आज ही गिरेगा, अभी गिरेगा। अगर ये 3 हटा दो। मुझे बताओ समाज कैसे चल रहा है?
शिक्षा, अब देखो शिक्षा को दो तरीके से देख सकते हैं। शिक्षा लेने वाले बच्चों को जब शिक्षा देने की बात करते तो तीनों चाहिए, लेकिन शिक्षा के स्कूल खोलने वाले प्रलोभन। तो शिक्षा व्यवस्था प्रलोभन पर टिकी है। शिक्षा देने का तरीका डर, प्रलोभन और आस्था तीनों पे टिका है। शिक्षा व्यवस्था टिकी है प्रलोभन पे, और शिक्षा तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे संजीव सर, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर वरदान है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर वरदान है। क्यों? तो इस भ्रमित समाज में कोई काम ही नहीं होता अगर मोह नहीं होता। इस भ्रमित समाज में कोई काम ही नहीं होता अगर लोभ ना होता। इस भ्रमित समाज में मां अपने बच्चे को तक नहीं देखती अगर मोह ना होता तो छोड़ देती। बाप अपनी बेटे को नहीं देखता अगर नहीं होता। तो भ्रमित समाज के काम, क्रोध, लोभ, मोह दुश्मन नहीं है, उसके आधार है, चल ही नहीं सकता। तो वहां से निकल के आगे आना है। इसीलिए जो इसमें फंसा हो उससे कोई आपको फिर दिक्कत होती नहीं। देखो, इस दर्शन की सबसे अच्छी बात है कि ये दर्शन आपस में एक दूसरे के प्रति ज्ञान नहीं देता आपको कि बैर मत रखो, वो बैर रखने की जगह ही नहीं देता। पैर कैसे रखोगे तुम? बैर पे पैर ही नहीं रखने देता। अब तुमको अगर मोह करता दिखेगा तो तुम क्या बोलोगे? तुम यही बोलो इसको समझ नहीं है। अगर मोह भी ना होता तो? अब मुझे बताओ, अगर प्रलोभन ना होता तो आपको कितने स्कूल खुलते दिखते? भाई सब खुलते ही नहीं। फिर जो हो रहा वो भी नहीं होता। मुझे बताओ, बाजार किस पे चल रहा है? प्रलोभन पे चल रहा है। अगर प्रलोभन ना होता तो कोई फैक्ट्री में काम करता? आपके यहां कोई टॉयलेट साफ करता? भाई सब करता ही नहीं। तो फिर भ्रमित समाज के लिए जब तक उपयोगिता पूरकता समझ नहीं आती तब तक ये वरदान है। समाज ही नहीं होता भाई साहब, समाज ही नहीं होता। तो एक तरफ हमको दिखता है कि इससे क्या बात नहीं बन रही है, इससे व्यवस्था हमारी खराब होती चली जा रही है, लेकिन यह भी समझ में आ रहा है कि इसके चक्कर में एग्जिस्टेंस तो है, इसके कारण एग्जिस्टेंस तो है। एग्जिस्टेंस होगा तभी तो समझोगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो समझोगे कहां से? तो यहां पर समझ में आया कि ये फिर गलत नहीं है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। और ये है, अगर इंद्रियों में सुख नहीं होता तो मेरा सुख से परिचय भी क्या होता? क्या ही परिचय होता मेरा सुख से? स्वास्थ्य किस पे चल रहा है? वो स्वास्थ्य का इंप्लीमेंटेशन इन तीन पे है, लेकिन स्वास्थ्य देने वाले लोग केवल प्रलोभन पे। अगर प्रलोभन ना हो तो कितने हॉस्पिटल चलेंगे? सब बंद हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था किस पे टिकी है? प्रलोभन पर। और स्वास्थ्य को देने का तरीका किस पे टिका है? डर, लालच, आस्था पर। धर्म किस पे टिका है? हाँ, तीनों पे टिका है। शासन, हमारी शासन व्यवस्था बिल्कुल है। न्याय किस पे टिका है? न्याय, न्याय मतलब हमारी जुडिशरी किस पे टिकी है? भय पर। तो आप देखो, एक भी व्यवस्था मेरी इन तीन से मुक्त नहीं। तो ये तो समझ में आता है कि ये व्यवस्था इस पे टिकी है, ठीक है, लेकिन हमको ये भी समझ में आता है कि दिन पर दिन आप पढ़ाई कराते जा रहे हो, और दिन पर दिन पढ़ाई कराते जा रहे हो, ना आदमी अब डर में आ रहा है, ना आदमी तुम्हारे शासन में आ रहा है, ना आदमी तुम्हारे लालच में आ रहा है, और ना तुम्हारी आस्था में आ रहा है। तो इसलिए अब तीनों चीजों के काम खत्म होता चला जा रहा है। इसका मतलब है अब वो समय है जब समझ का आ जाना जरूरी है, वरना अब और दिन इससे नहीं चलेगा। जितना चलना था चल गया। तो हमको क्या दिखता है? बीच में हमको विज्ञान आई, विज्ञान ने आकर के बहुत बवाल मचाया, लेकिन विज्ञान ने आके एक बहुत अच्छा काम किया। क्या किया विज्ञान ने? पहला आपको क्या समझाया? तर्क का स्वागत है। अभी तक तर्क का क्या था? विरोध था। तर्क का स्वागत था तो धर्म से में केवल आस्था बची, बाकी दो गिर गए। प्रलोभन भी गया और डर भी गया। अब जो भी बचा है वो केवल आस्था बची, बाकी अब कोई नहीं डरता। अब कोई डरता? कोई नहीं डरता। क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि बिल्ली के रास्ते काटने से कुछ नहीं होता यार। पहले क्या था? बिल्ली का रास्ता काट जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो तुम डर के बैठ जाते थे। अब तुमको लगता है कुछ नहीं होता। मैं तो साइंटिफिक आदमी हूं। पहले उसने बता दिया कि देखो बिजली कड़की है, भगवान नाराज हो गए।
अब उसको पता है बिजली क्यों कड़की है तुम्हारे कहने से। अब उसने कहा देखो तुमने ये किया था इसीलिए पानी बरस गया। बाढ़ क्यों आई ये पता है? बाढ़ इसलिए ही तुमने ये गलत काम किया था। हाँ ये हो गया, बस बात खत्म। भूकंप आया नहीं तुम्हारे बुरे कर्मों का। अब उसको पता है भूकंप क्यों आया, समझाओ तुम उसको, कैसे समझाओगे उसको तुम? दूसरा क्या आया? विज्ञान ने एक तो ये बहुत अच्छी बात की कि तर्क का स्वागत है, और तर्क का स्वागत का मतलब ये हुआ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अच्छी घटना है, बुरी घटना है? अच्छी घटना है, क्योंकि अब आप समझने के लिए तैयार हैं। दूसरा क्या है? पारदर्शी व्यवस्था। पारदर्शी व्यवस्था का मतलब अब एक ऐसी व्यवस्था है जब आप एक दूसरे से दूर दूर तक बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, तो इसलिए छुपाओगे कैसे? हैं? हाँ खतरनाक है, लेकिन ये जान सकते हैं, इसीलिए आज आप इस बात को पूछने के लिए खड़े हैं कि अस्तित्व क्या है। तो बहुत कुछ जान लेना तब खराब है जब हमको लगता है कि ये जान जाना नहीं चाहिए। भाई क्या बहुत जान जाना खराब है? क्या चीज? आप एक चीज बताओ ना, क्या जान जाना खराब है? जब हमको लगता है कि इसको नहीं जान जाना चाहिए, मुझे छुपा लेना चाहिए। अधिक जान लेने का क्या मतलब है? तो ये सब जाना सही जाना कि गलत जाना? सही नहीं जाना ना। सही कितना जानने की गलत हो जाएगा कि सही नहीं पता। तो पहले क्यों सही थी? क्योंकि डर आस्था प्रलोभन पे काम चल रहा था। विज्ञान आने के बाद ये डर आस्था प्रलोभन गिर गया। तो ये अच्छी घटना हुई, बुरी घटना हुई? बुरी घटना इसलिए है कि मेरी वो सामाजिक व्यवस्था नहीं चल रही है। अच्छी घटना इसलिए कि हम इस रूम में बैठे हैं। अच्छी घटना इसलिए कि हम इस रूम में बैठे हैं और अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आगे क्या? आगे क्या? ऐसे तो नहीं बन रहा है, वरना क्वेश्चन थे नहीं थे। अगर क्वेश्चन ही नहीं था तो ग्रेविटी का इन्वेंशन कहां था? जब क्वेश्चन ही, भाई क्वेश्चन आया, अच्छी घटना की बुरी घटना? अच्छी घटना। तो इस विज्ञान ने क्या दिया आपको? क्वेश्चन दिया, और उस क्वेश्चन ने धर्म को तार तार किया। अब अगर कुछ अच्छा होगा तो हमको मिल जाएगा, और कोई भ्रम होगा तो वो टूट जाएगा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कुछ मानना मत, क्वेश्चन पूछना। अगर कुछ भ्रम होगा तो टूट जाएगा, और सही होगा तो वो टिक जाएगा। मानने की बात ही कहां है? मानने की बात कहां से आ जा रही है? तो विज्ञान ने हमको दो चीजें दी बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या? तर्क का स्वागत है। और दूसरा क्या दिया? एक ऐसी व्यवस्था कि हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, यहां पर एक क्लिक से कुछ भी जान सकते हैं। और तीसरा क्या दिया? कि हमको ये सुविधा दी, हमको ये बताया कि हम समझ सकते हैं। कौन कौन समझ सकता है? इससे पहले क्या होता था? महिलाओं को ज्ञान का अधिकार नहीं था नहीं था। अभी भी ये कहा जाता है कि ज्ञान के लिए महिलाएं सक्षम नहीं। ये विज्ञान ने बता दिया सब सक्षम है, कोई भी समझ सकता है। अब बताओ, गोरा पहले समझेगा कि काला पहले समझेगा? गरीब पहले समझेगा कि अमीर पहले समझेगा? एससी पहले समझेगा कि एसटी पहले समझेगा? ब्राह्मण पहले समझेगा कि चपरासी पहले समझेगा? तो विज्ञान ने क्या बताया? सभी समझ सकते हैं। और जड़ संसार को उसने समझा के दिखा दिया। तो ये साफ साफ संकेत है कि अगर जड़ संसार को सभी समझ सकते हैं तो चैतन्य संसार को सभी समझ सकते हैं। तो इस बात का प्रश्न ही गिर गया कि औरतें या महिलाएं ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं कि नहीं प्राप्त कर सकती। अगर वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं तो वो उस ज्ञान को भी प्राप्त कर ही सकती है। ये विज्ञान ने अच्छी घटना घटाई कि बुरी घटना घटाई सर? अच्छी घटना घटी। फिर एक क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में कि जब हम इस जड़ संसार को समझकर सुविधा का अंबार लगा सकते हैं, लगा लिया कि नहीं लगा लिया? तो क्या हम चैतन्य संसार को समझकर अपना उजड़ा हुआ परिवार नहीं बसा सकते? ये शक्ति किसने दी? विज्ञान ने दी। शक्ति विज्ञान ने दी। ये हमको समझ में आया। फिर अब हम देखते हैं तीसरी चीज प्रस्ताव के रूप में आपके पास आती। तीसरी चीज प्रस्ताव के रूप में आती है आपके पास मध्यस्थ दर्शन के रूप में, जिसको हम लोग पिछले 7 दिनों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन आपसे कहता है कि जानकर मानना, बिना जाने कुछ नहीं मानना। और आप सब जान सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, पूरे अस्तित्व को जान सकते हो। यह आपको शक्ति या ताकत या विश्वास दिला रहा है और आपको सब कुछ बताने के लिए खड़ा है। बिना जाने कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। और क्या बता रहा है आपको? जानना क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। यह आपको स्व अनुशासन में जाने का, संस्कार को पाने का
रास्ता खोलकर दे रहा है, प्रस्ताव के रूप में है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो तो हमसे कहीं दूर नहीं जा रही। ये मध्यस्थ दर्शन हमको स्वतंत्र, सूत्र क्या है? माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। क्या सूत्र है? जो माना है उसको जान लो और जो जाना है फिर उसको मान भी लो। अब जान ही लिया फिर जान के क्या करोगे? तो माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो। जैसे सर ने कहा अभी कि ज्यादा जानना भी खतरे का कारण हो सकता है, ये मेरी मान्यता है तो इसको जांच लो। तो माने हुए को जान लो और जो जान लिया है उसको मान लो। और जानना क्या है? तीन ही चीज जानने की, संसार क्या है, मैं क्या है और करना क्या है। ये से क्या निकल के आता है? स्वानुशासन। स्वानुशासन का मतलब अब मुझे पता है क्या करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यहीं से निकल के आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब वातावरण के दबाव और प्रभाव से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के दबाव और प्रभाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। और यह कैसे हो सकता है? जानकर। अगर मुझे पता चल जाए मेरे पीठ में दर्द है और मुझे एक तख्त पे लेटना है, तो मैं अब वातावरण के दबाव प्रभाव से मुक्त हूं कि मैं देखूंगा पड़ोसी भी हो जाए? मुझे पता चल जाए कि मुझे ब्लड शुगर हो गया है और मुझे सुबह एक इंसुलिन लेनी, अब बताओ मैं किससे प्रभावित हूं? किसी से होऊंगा? नहीं होगा। तो जानने के बाद मैं किसी से प्रभावित, तो संपूर्ण को जानने के बाद किसी से प्रभावित। अप्रभावित रहने का मतलब ही स्वतंत्रता है। हमने अभी तक स्वतंत्रता किसको माना था? पैसे कमाने को। अब एक महिला ने क्या बोला? मैंने पैसे कमा लिया, मैं स्वतंत्र हो गई, अब मैं कुछ भी करूंगी। पति ने क्या बोला? मैं पैसे कमाने लग गया। एक बच्चा जैसे ही 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, पैसे कमाने लग गया, क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता मतलब तीन चीजें। पहली शर्त स्वतंत्रता की, एक आदमी के साथ अगर जी ना पाए तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की पहली जिबिलिटी, एक आदमी के साथ अगर जीना ना सीख पाए तो क्या उसको स्वतंत्रता बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? एक आदमी अगर अपनी आवश्यकताएं अपने आप बिना किसी के प्रभाव और दबाव से मुक्त हुए ना डिसाइड कर पाए तो क्या उसको स्वतंत्रता बोलोगे? और तीसरा, अगर वो अपने ही सही गलत ना निर्धारित कर पाए तो क्या उसको स्वतंत्रता बोलोगे? बोल नहीं सकते। कुछ हमने स्वतंत्रता किसको माना? पैसे कमा लिए। तो पैसे कमा करके हम गुलाम हुए और अभी हमको कोई ऐड दिखा के बताता है कि तुमको क्या खाना है, ऐड दिखा के बताता है कि तुमको क्या पहनना है, ऐड दिखा के बताता है कि तुमको कौन से कलर कराने, ऐड दिखा के बताता है कि तुमको कौन सी कार चलानी, तो हम स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए? प्रभावित। तो और हम साफ साफ देख रहे हैं, अभी अगर आपको पता चल जाए कि मुझे ये वाला जूता नहीं पहनना है, मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा जूता पहनना है जो इधर से हल्का सा दबा हुआ हो, मान लीजिए ऐसा निकल के आ जाए, तो फिर आप कैसा जूता पहनोगे? वही तो पहनोगे। किससे प्रभावित होगे? दुनिया में किसी से नहीं होगे। तो इसका मतलब प्रभावित ना होने का क्या हुआ? स्वतंत्र। और स्वतंत्र होने का सूत्र क्या हुआ? जानना। तो वो कितना जाना आपने? केवल पैर के जूते के बारे में जाना तो कितने स्वतंत्र हुए? पैर के जूते के बारे में। अगर पैर के बारे में जानोगे तो पैर के बारे में स्वतंत्र, पूरे शरीर के बारे में जानोगे तो शरीर के बारे में स्वतंत्र, मैं के बारे में जान लोगे तो मैं के बारे में भी स्वतंत्र, और अस्तित्व के बारे में जान लोगे तो संपूर्ण से स्वतंत्र। तो संपूर्ण स्वतंत्रता मतलब क्या है? मैं क्या हूं, करना क्या है, और इसी को कहा स्वराज। इसी को कहा स्वराज। इसी को कहा स्वराज। संपूर्ण स्वतंत्रता ही, इसकी अपेक्षा किसको किसको है? सभी को। इस अपेक्षा से कोई मुक्त हो जाए, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। स्वराज में कैसे कहानी चलती है? नीचे से ऊपर चलती है। अब मुझे बाबा को कहने की जरूरत है नहीं, बाबा का काम केवल इतना है, मुझे स्वराज तक पहुंचा दे, बस। उसके बाद कहानी नीचे से ऊपर है। अब कहानी ऊपर से नीचे नहीं। दिस इज माई स्टेटस, दिस इज माई स्टेटस। अभी तक मेरा स्टेटस क्या था?
कितने कपड़े, कितनी गाड़ी, कितने घर, कितनी बीवी, कितने बच्चे, ये मेरा स्टेटस था। अभी क्या है स्टेटस? मेरी स्वतंत्रता, मेरा स्वराज, मेरा स्टेटस। तो स्टेटस हमने अभी तक बहुत बनाए, लेकिन उस स्टेटस को बनाने के बाद हम स्वतंत्र हुए कि गुलाम हुए? और ही गुलाम हुए। हमको समझ में आता है जो हमने पहले बात करी, चाहना, पाना, करना। चाहना बराबर पाना जब हो जाता है, चाहना बराबर पाना जहां जहां पर हो जाता है, जहां पर चाहना बराबर पाना हो जाता है वहां पर पूर्णता आ जाती है। तो पूर्ण कोई चीज है कैसे पता चलेगी? पूर्ण कोई चीज मतलब है कि जो चाहना है वो पूरी हो जाए। वो कब कब पूरी हो जाए? हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं उसको, जब मेरा चाहना पूरा हो जाए। तो हम देखेंगे क्या क्या पूर्ण हुआ। मेरा पानी पीना पूर्ण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मेरा स्वेटर पहनना पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? पूर्णता बराबर जो पूर्ण होगा वो निरंतर होगा। सोच और चाहना बिल्कुल एक ही बात हो गई, लेकिन अब चाहना मेरी अस्तित्व सहज है कि नहीं, सोच किसी भी समझ के प्रकाश में होगी। सोच का मतलब क्या हुआ? सोच का मतलब है विचार। सोच का मतलब क्या है? विचार। विचार किसके लिए? किसी चाहना के लिए। ठीक है, तो मेरी सोच ही चाहना के लिए काम करती है। तो सोच का मतलब हो गया मेरा विचार, मेरे विचार करने का तरीका। और चाहना क्या हो गई? जो मेरा लक्ष्य था। तो अब मेरा लक्ष्य क्या था? देखो, मेरे जितने भी लक्ष्य जिंदा रहने के थे, जिंदा रहने के तरीके के जो लक्ष्य थे, बताओ जड़ संसार के जितने लक्ष्य थे, जड़ संसार के सारे लक्ष्यों को लगभग हम पाते जा रहे कि नहीं जाते जा रहे? धीमे धीमे जड़ संसार को समझ के हम पाते जा रहे कि नहीं पाते जा रहे? जहां पर पाते जा रहे वहां पर हम पूर्णता पाते जा रहे कि नहीं पाते जा रहे? पूर्णता पाके निरंतरता होती जा रही कि नहीं होती जा रही? निरंतर परंपरा में बदलती। तो देखो किस किस चीज की परंपरा हमको दिखती है। अब हम अगर ढूंढेंगे कि कहां पूर्णता मिली, जहां परंपरा मिली। पानी की परंपरा है, नहाने की परंपरा है, साबुन की परंपरा है, तेल की परंपरा है, गैस चूल्हे की परंपरा है, चिमटे की परंपरा है, प्रेशर कुकर की परंपरा है, पंखे की परंपरा है। ईमानदारी की नहीं। ईमानदारी की परंपरा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ईमानदारी समझ में आई? नहीं समझ में आई। पति पत्नी के रिश्ते की परंपरा दिख रही है हमको, टूटती हुई दिखती जा रही है। समझ में आई? नहीं समझ में आई। बिल्कुल साफ साफ हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया। उसी को समझने के लिए, पूरी व्यवस्था को समझने की बात यहां पर चल रही है। तो एक छोटा सा 20 मिनट बचे हुए। अब यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रश्न बहुत बड़ा आता है। बहुत बड़ा क्या प्रश्न आता है कि सर क्या ये संभव भी होगा? यहां से लग के आता है बहुत बड़ी बात है, क्या संभव भी होगा? सर इतने ढेर सारे लोग हैं, अब सोचो 800 करोड़ लोग हैं, मैं अगर अकेले बदल भी गया तो क्या होगा? 800 करोड़ लोगों को बदलने में तो पता नहीं कितने सदियां लग जाएंगी। लगेगा कि नहीं लगेगा? तुरंत क्वेश्चन उठता है कि नहीं उठता कि मैं अकेला एक उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी क्या ही चना भार फोड़ेगा? हमने अगर इसको समझ में लिया तो हम क्या ही करेंगे? पता नहीं कितना समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है कि नहीं लगता? तो एक चीज देखते हैं, ये धरती जिस पे आप खड़े हैं, ये धरती 450 करोड़ साल पहले अपने आज के स्वरूप में आई थी, लगभग लगभग। अब ये गणना तो किसी को नहीं पता, ये तो चैट जीपीटी जो बता देता है वही देख लेते हैं। लगभग 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 450 करोड़ साल पहले ये धरती अपने आज के स्वरूप में आई थी। ये बात ठीक है? ये धरती को, इस धरती को 200 करोड़ साल लगे। कितने साल लगे? 200 करोड़ साल लगे, तब जाकर के इस धरती पर क्या स्थिर हुआ? 200 करोड़ साल। सोच के देखो, 200 करोड़ साल लगे केवल और केवल पदार्थ अवस्था को स्टेबल होने में। कि जब पानी बन गया, जब धरती ठंडी हो गई, जब पानी वानी बरसने लग गया, इसको कितना लगा? 250 करोड़ साल। फिर हमको क्या देखा? हमने देखा प्राण अवस्था को बनने में अगले 150 साल लगे। 150 साल लगे, तब जाकर के प्राण अवस्था स्टेबल हुई।
150 साल में प्राण अवस्था स्टेबल हुई। पहले कोई एक कोशिका आई होगी, फिर कुछ बना होगा, फिर कुछ बना होगा, 150 करोड़ साल। फिर हमको ये समझ में आया कि मानव को और जीव को, इसको 150 साल लगे प्राण और जीव को, मानव को आने में, मानव कितने साल पहले आया है? मात्र 60 लाख साल पहले। वो भी मानव का ये वाला शरीर नहीं आया, मानव जैसा कुछ आया। तो मानव को बनने में कितने साल लगे? जोड़ो जरा, जोड़ो, कितने साल लगे मानव को बनने में? 449 करोड़ 40 लाख साल। मतलब अगर पूरी धरती की उम्र देखें तो उसमें से कितना? मैथ वाले बताओ, मैथ वाले बताओ। पूरी धरती की उम्र देखें तो मानव का एग्जिस्टेंस जब हुआ और आज तक कितने परसेंट समय? इतनी देर लगाएंगे मैथ वाले लोग? देखो मैथ गुणा भाग कर रहे हैं, देखो पहले। अरे ऐसे करो भैया, गुणा भाग। इसको 4 मान लो तो 25 हुआ, 4 मान लो तो 0.25% हुआ, इसको आधा मान लो तो 0.125% हुआ, और थोड़ा बहुत गड़बड़ कर लो तो लगभग 0.10% दिख के आता है। रीजनिंग नहीं पढ़ी, डीआई नहीं पढ़ी, करेक्ट। तो हमको इतनी, मतलब 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं, 0.10% हमको दिखता है कि मानव को आने में साल लगा, प्रकट होने में 0.10%। बाकी समय में मानव था ही नहीं। मानव के आने की तैयारी थी, वो भी ये वाला मानव नहीं, आदि मानव। मानव को आए कब आए? आग कितने साल पहले ढूंढी गई? लगभग 10 लाख साल पहले, लगभग 10 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ। कितना समय लगा आग को बनने में? 50 लाख साल लगे। आग को बनने में लगे 449 करोड़ 90 लाख साल। जोड़ते रहो, 449 करोड़ 90 लाख साल ढूंढने में। जो मानव होमोसेपियन आया वो केवल 2 से 3 लाख साल पहले। 449 करोड़। अब मुझे बताओ स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है? ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फेल है कि नहीं फेल है? फेल है। स्पीड आप देख रहे हैं, ये स्पीड ऐसे हो रही है कि हम 1 में चल रहे हैं, 1 की स्पीड में सीधे 1000 की स्पीड हो रही है। देखो आप। फिर हमको क्या दिखा? हमको दिखा खेती कब आई? 10,000 साल। सर अगर हम अभी पिछले 10 साल का अपना लाइफ के अंदर में देखें तो बहुत स्पीड से वहीं पे आएंगे, वहीं पे आ रहे हैं। खेती कब आई? 10,000 साल, केवल 10,000 साल। अब इसके सामने 10,000 साल क्या लग रहे हैं? मटर के दाने के बराबर। मैं कौन हूं का प्रश्न कब आया? लगभग 5,000 साल, जब से वैदिक पीरियड उसको मान रहे हैं। अब 5,000 साल कैसे लगते हैं? आप जोड़े तो 1 हफ्ता, मानव जोड़े तो 5,000 साल। हाँ भाई, वैदिक पीरियड मान लो उसको, 5,000 साल। विज्ञान कब आया? मात्र 250 साल। अब केवल जरा 450 करोड़ में से जरा केवल घटा के दिखाओ 250 साल, कितना बचेगा? जोड़ के देखो, देखें जरा, केवल सोच के देखो, मन में घटा। 449 करोड़ 99 लाख 99,650 साल, इतने साल लगे विज्ञान आया। स्पीड कैसी बढ़ रही है? और अगर विज्ञान के भी 250 साल छोड़ो, लगभग 2000 याद है? मिलेनियम जब आ रहा था, याद है? किसको याद है? मिलेनियम, Y2K प्रॉब्लम, ईयर Y2K प्रॉब्लम। जरा 2000 सन याद करो और जरा ये 25 साल देखो भाई साहब, जितना नहीं हुआ उतना 25 साल में हो गया, जितना नहीं हुआ उतना 25 साल में हो गया। तो स्पीड धीमे है कि तेज है? बहुत तेज है, बहुत तेज है। और आज इस पूरी अस्तित्व की स्पष्टता के रूप में मध्यस्थ दर्शन 1970 में आया। 1970 में ए नागराज जी ने इसको उद्घाटित किया।
और आज कितने साल हुए हमारे तक आ गया, उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी तक आ गया? मात्र 56 साल। 56 साल में उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, और अभी 20 दिन के बाद आप पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। ये स्पीड कैसी है? बहुत तेज। मारे समझ नहीं सकते। अगला 25 साल, इससे केवल इतना दिखता है, केवल अगला 25 साल। अगला 25 साल आप देखेंगे हर स्कूल की किताब में आपको दिखेगा, केवल 25 साल। बहुत कहानी बड़ी नहीं, कहानी बहुत छोटी सी, कहानी बहुत छोटी सी। क्यों? क्योंकि यहां से जब बैठ के हम देखते हैं तो हमको बहुत आसान दिखने लग जाती है। अब एक और चैप्टर है जो कल आएगा, मैं उसको आज नहीं करना चाहता हूं, कल करते हैं उस चैप्टर को। तो अभी 11-12 मिनट बचे हैं हमारे पास, इस 11-12 मिनट में कोई क्वेश्चंस होते तो ले लेते, तो वो पूरा नया चैप्टर है, उसको कल ही करते हैं, अच्छे से करेंगे, मजा आएगा, कल बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में। कोई क्वेश्चन? ये जो विज्ञान के ढाई सौ साल बताया है, ये क्या विज्ञान की श्रेणी में वो नहीं आते जो चरक सुश्रुत और बड़ा हाथी वगैरह के जो नाम आते हैं? नहीं, क्यों नहीं आते? उसको आप जोड़ सकते हैं। हम विज्ञान की परंपरा की बात कर रहे हैं, हम ये बात करें विज्ञान के अवशेष। अगर आप ये आधुनिक, अगर ये भी बोलेंगे तो वो भी तो विज्ञान ही था, जब आग धुनी गई विज्ञान ही हो गया, है ना? हम बोल रहे हैं जो मशीनरी युग जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें विज्ञान की परंपरा को बोल रहे हैं, जिसमें आदमी के जीवन जीने की शैली बदली। अगर 250 साल से पहले की जो शैली थी, वो शैली ईश्वर विधि वाली ज्यादा थी, है ना? 250 साल पहले से जीवन की शैली बदली। जब हम देख रहे हैं बहुत मास में शैली बदली, वो लगभग 250 साल हुए। बाकी अगर देखेंगे तो विकास तो होता ही ना। रथ भी तो बना विज्ञानी था ना, पहिया भी बना विज्ञानी था ना, तो हजारों साल हो गए बने हुए। हम विज्ञान की एक परंपरा और विज्ञान आधारित जीवन शैली की बात कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जैसे आपने क्लासेस में कहा था कि अगर तो ना की कोई चीज नहीं होती, तो फिर लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि दुख की नाम की कोई चीज होती नहीं, और जो चीज है नहीं उसको हटाओगे कैसे? जो अच्छा सुनो, इस कमरे में अमिताभ बच्चन नहीं है, नहीं, आपको दिखने लग जाए, आपको अमिताभ बच्चन दिखने लग जाए, अब हटाओ तो क्या करोगे? हट तो पाएंगे नहीं क्योंकि आपको तो दिख ही रहे हैं। तो क्या करोगे अंत में? पंखे का सदुपयोग, क्या ही कर पाओ? तो जो चीज है नहीं, जैसे बच्चा मैथ्स का सवाल गलत कर रहा है, मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में समस्या होती है या समस्या कहीं पीछे के कॉन्सेप्ट में होती है? वो हो सकता है एंगल्स में हो, वो हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम में हो, वो हो सकता है स्क्वायर रूट निकालने में हो, वो हो सकता है स्क्वायर करने में हो। तो जब ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही होती है तो वो समस्या है कि समस्या का प्रभाव है? प्रभाव है। तो असली में वो चीज है क्या? असली में ट्रिग्नोमेट्री में समस्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में समस्या दिख रही है? तो ट्रिग्नोमेट्री की समस्या मल्टीप्लिकेशन ना आने का अभाव है कि ट्रिग्नोमेट्री की समस्या है? अभाव है। किसका अभाव है? कि किस कॉन्सेप्ट का अभाव है? मान लीजिए स्क्वायर रूट ना निकाल पाने का, तो समाधान क्या है? स्क्वायर रूट को समझ लेके व्यवस्था लेके आना या व्यवस्था को हटाना? अब हम दुख से लड़ रहे हैं। दुख मतलब अव्यवस्था, दुख मतलब मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। अब बताओ मैं किससे लड़ूं? किससे लड़ूं? कौन है मेरे पास लड़ने के लिए? किताब से लड़ूं? किससे लड़ूं? किससे लड़ूं? मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आनी, मुझे लड़ना है, किससे लड़ूं बताओ? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ये अभाव है कि समस्या है? अभाव है। किसका अभाव है? मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का अभाव है तो किससे भरेगा? अब ट्रिग्नोमेट्री की समस्या ये है कि ये है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला है तो किससे भर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन से। ऊपर वाला अगर मानोगे तो फिर क्या करोगे? फिर ट्रिग्नोमेट्री से लड़ोगे। तो जो दुख से लड़ रहा था उसको ये नहीं पता था कि किसकी कमी के कारण है। दुख अभाव है, किसी की कमी के कारण है, अव्यवस्था के कारण है। अव्यवस्था मतलब व्यवस्था की कमी। व्यवस्था की कमी मतलब कोई इकाई उपयोगिता पूरकता में नहीं, कहीं सामंजस्य नहीं। वो समझ में आया?
नहीं आया, तो हमने उसको क्या माना, दुख का अस्तित्व मान लिया। अब दुख का अस्तित्व मान लिया तो क्या करेंगे, फिर सुबह मेडिटेशन। अगर दुख का अस्तित्व नहीं है तो मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने दुख का अस्तित्व मान लिया। अब बताओ मैं कैसे हटाऊं? अब बताओ कितने मैं मेडिटेशन करूं, कितना मेडिटेशन करूं मैं कि मेरी मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगी, मेरा ट्रिग्नोमेट्री सही हो जाएगी? जिस स्तर पे मटेरियल सिखाया जा रहा है उस तरह को बता दिया जाए कि गलत बात को कहां करना है। नहीं, उस स्तर पे उसको बता दिया जाए कहां कहां लगना है, ये एक बात हो गई, फिर बताना हो गया। उसको अगर पूरा जिसमें हाँ 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 हाँ, तो अब मान ली ट्रिग्नोमेट्री में है और मैं ट्रिग्नोमेट्री की व्यवस्था को समझता हूं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की व्यवस्था को समझता हूं तो उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स के अंतर संबंध को समझता हूं, और कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूं कि वो किस कार्य संबंध में है, तो मैं देख लेता हूं उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, और जो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं। तो मैं व्यवस्था को लाता हूं कि व्यवस्था को हटाता हूं? नहीं, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। मैं बढ़ा रहा था। हाँ, आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ये तो कल को बताओ। हाँ, तो मैं व्यवस्था में लाऊं। व्यवस्था में तो लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक, मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन ना सिखाए हुए कोई तरीका की आ जाए उसको ट्रिग्नोमेट्री? नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं काम नहीं किया। अगर कहीं कोई काम नहीं कर रहा है तो वो अभाव हुआ कि वास्तविकता हुई? अभाव हुआ। अगर हम वास्तविकता मान लेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ये मेरा भ्रम है कि वास्तविकता है? भ्रम है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि मल्टीप्लिकेशन का अभाव है। तो किससे भरेगा? मल्टीप्लिकेशन से भरेगा। मल्टीप्लिकेशन से भरेगा तो सुसाइड करने की जरूरत पड़ेगी कि समझ की जरूरत पड़ेगी? समझ की जरूरत पड़ेगी। और जब हाँ पता चलेगा तो कैसे समझ में आएगा? जब तक मुझे ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं समझ में आती तब तक उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट। अब बताओ एक बच्चा बैठा है वो थोड़ा डिसाइड कर सकता है। ये टीचर जिसको पूरी ट्रिग्नोमेट्री ऊपर से बर्ड व्यू से समझ में आती, टॉप व्यू से ट्रिग्नोमेट्री जिसको समझ में आती है, वो समझ सकता है कि अंदर किस किस इकाइयों का अंदर उसके कार्य संबंध है, अंतर संबंध है। अब ये कौन समझेगा? जिसको टॉप व्यू से समझ में आता है। तो टॉप व्यू क्या है? अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, उसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा और उस व्यवस्था में चेक कर लेना पड़ेगा। तो कल हम लोग जो चैप्टर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा कल। और अब अगले 4 दिन, कौन सी डेट आएंगे अगले 4 दिन में? 10, 11, 12, 13। अगले 4 दिन आपकी जिंदगी के सबसे, क्योंकि अभी हम लोग बेस बन गया, अगले 4 दिन बहुत मजा आने वाला है। अगर कोई छुट्टी ना ले, इन 4 मजबूरी होगा तो ले लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, मत लेना, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगले 4 दिन 10, 11, 12, 13 जाना हो तो जाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा रुक जाइए। 4 दिन नहीं जाएंगे बहुत मजा आएगा। कल से लेकर के 4 दिन हम लोग 4 चैप्टर खोलेंगे। पहला हमारा कल खुलेगा मैं की व्यवस्था, फिर उसके बाद आएंगे हम अस्तित्व की व्यवस्था पर, और हम संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को हम समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे जो हम लोगों ने मैं के अंदर के 5 कोश समझे थे, 5 जो चीजें थी उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है कल की बात। आपने बताया कि हाइड्रोजन है नाम एलिमेंट, तो क्या ये अल्टीमेट होता है? क्या चीज है? पदार्थ का अल्टीमेट रूप किसी, जैसे वो लास्ट स्टेज क्या है? जैसे आपने बताया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम, तो नहीं मैंने कहा वो अल्टीमेट नहीं, मैंने कहा सबसे छोटी व्यवस्था है। छोटी से उससे भी छोटी हो सकती है, उससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती। छोटी की भी छोटी, छोटी की भी छोटी, उससे छोटी हाइड्रोजन के एटम से छोटी व्यवस्था इस प्रकृति में नहीं है, हो नहीं सकती। हाइड्रोजन कि एटम से छोटी व्यवस्था इस प्रकृति में नहीं हो सकती। सबसे छोटी व्यवस्था अगर पूरी प्रकृति में है तो वो हाइड्रोजन का एटम है, इससे छोटी की व्यवस्था हो नहीं सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इकाई, जैसे हाइड्रोजन पहले क्या था वो हम लोग बात करेंगे, क्या था वो हम लोग बात करेंगे, क्या था वो हम लोग पूरा अस्तित्व की व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रश्न अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट। तो हम क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे अस्तित्व की व्यवस्था, तो उसमें प्रश्न अपने आप ही आ जाएगा, तो वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो अभी की सबसे छोटी व्यवस्था हमको क्या दिख रही है? हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। 2 मिनट पहले, 2 मिनट की छूट।